तो व्हाइट शेड की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर स्वांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, तो इस एपिसोड में मेन कैरेक्टर जो है वो स्वांग फैमिली से ही होने वाले हैं। तो इसी के साथ दिखाते हैं कि स्वांग फैमिली जो कि एक छोटे से शांसी विलेज के अंदर होती है, लेकिन ये फैमिली जो है ये 9 ग्रेड फैमिलीज की तरह ही काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है, जो कि पिछले 100 साल से यहाँ पर अपनी प्रेस्टीज बनाकर खड़ी है। और यहाँ पर इसके अंदर भी एक बहुत ही महान हीरो हुआ करते थे, जो कि हमारे हीरो जो है उनके ग्रैंडफादर थे। तो इसी के साथ यहाँ पर मास्टर सॉन्ग को दिखाते हैं, जो कि इस फैमिली के फिलहाल के पैट्रियार्च हैं। वो बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उनकी सॉन्ग फैमिली के बच्चे जो होते हैं वहां पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो शांसी के अंदर सॉन्ग फैमिली काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल फैमिली है, जहां पर 3 बड़ी फैमिलीज हैं। उन तीनों बड़ी फैमिलीज में से सॉन्ग फैमिली का भी एक नाम है। तो इसी के साथ ही मास्टर सॉन्ग बूजियोंग जो होते हैं वहां पर सामने खड़े होते हैं और सभी लोगों को वहां पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। हालांकि जहां पर इस फैमिली के अंदर मार्शल मास्टर्स की कमी नहीं है, जितने भी नए राइजिंग स्टार्स हैं, जितने भी इनके डिसाइपल्स हैं, वो सारी की सारी बेहतर तलवारबाज हैं और उन्हें यहाँ पर इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग फैमिली की जो पैट्रियार्च मास्टर बूजियोंग है, उन्हें यहाँ पर एक बात की परेशानी है और वो परेशानी उन्हें काफी ज्यादा तंग कर रही है। वो है उनकी फैमिली का, यानी कि उनका अपना दूसरा बेटा। उनके 2 बेटे हैं और बड़ा बेटा जो है वो तो एक काफी अच्छा मार्शल मास्टर है, लेकिन उनका दूसरा बेटा सॉन्ग बेक जो है वो यहाँ पर कल्टीवेशन और तलवारबाजी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। तो वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो फादर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर भी ठीक से नहीं कर पाते। मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। तो वो आगे से रोना शुरू कर देता है और कहता है कि डैड मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं कर सकता, मैं इन सभी की तरह कैसे कर सकता हूँ, ये सभी लोग मुझसे बड़े हैं और मैं यहाँ पर ये ठीक से नहीं कर पा रहा। तो फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर सॉन्ग फैमिली के एक बच्चे हो। सॉन्ग फैमिली जो कि मार्शल मास्टर्स की एक फैमिली है, क्या तुम्हें अपने एक दादाजी के कारनामे याद नहीं है? तुम्हें ये करना ही होगा। जबकि बाकी के सभी डिसाइपल्स वहां पर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि यहाँ पर मैनर मास्टर इस बच्चे के ऊपर कुछ ज्यादा कर रहे हैं। अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो 7 साल का, और 7 साल के बच्चे के ऊपर इस तरह से जोर डालना ठीक नहीं है। जबकि उनमें से एक कहता है, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ देखो जरा, तुम यहाँ पर सॉन्ग जोंग की तरफ देखो। सॉन्ग जोंग कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। हालांकि वो इससे सिर्फ 3 साल बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर कितने अच्छे से अपनी फैमिली की तलवारबाजी की टेक्निक को भी सीख चुका है। और जब भी वो अपनी तलवार को घुमाता है तो पता चलता है कि एक मार्शल मास्टर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है। तो उनमें से एक कहता है कि इसने लड़के ने यहाँ पर यंग एज में ही अपनी फैमिली यानी सॉन्ग फैमिली की 4 एम्बलम्स आर्ट को मास्टर कर लिया हुआ है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये लड़का यहाँ पर हमारे 3 क्लासिक्स मिलिट्री टैक्टिक्स को भी अच्छी तरह से मास्टर कर लेगा। और उसके बाद ये हमारी जो टेक्निक है उससे अपने फादर की तरह ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये फैमिली का पैट्रियार्च बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस कुछ और सालों की मेहनत के बाद ये लड़का हमारी फैमिली का सक्सेसर बन जाएगा और यहाँ पर अपने पैट्रियार्च की जगह ले लेगा। लेकिन यहाँ पर सेकंड सन की तरफ देखो, वो बेचारा वो तो यहाँ पर ठीक से तलवार भी नहीं उठा पाता। लगता है कि कुछ और सालों के बाद वो भी यहाँ पर इन बातों को सीरियसली लेना शुरू कर देगा। लेकिन साथ ही डिसाइपल कहता है कि यहाँ पर अगर पैट्रियार्च इसी तरह उस बच्चे के ऊपर चिल्लाते रहे, यानी सेकंड सन के ऊपर चिल्लाते रहे, तो फिर यहाँ पर तुम्हें पता है ना कौन आने वाला है, और यहाँ पर वो भी उससे नहीं बच पाएंगे। तो हमारा बेचारा जो बेक होता है वो वहां पर तो उनके सामने कांप रहा था, क्योंकि फादर वहां पर गुस्से के साथ उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर अपने स्टैंस को सीधा करो। और साथ ही उसे कहता है कि बस भी करो, यहाँ पर जैसे कहता हूं वैसे करो। लेकिन साथ ही पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। एक मैडम पीछे से निकल कर आती है और कहते हैं कि बस भी करो, तुम ये कर क्या रहे हो। तो फादर जैसे वहां पर पीछे उस लेडी की तरफ देखते हैं तो वो गुस्से के साथ उसकी तरफ घूर कर देख रही होती है। तो इसी के साथ ही फादर डर जाते हैं। तो ये फादर यहाँ पर इस औरत से डर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये पावर ऑफ वाइफ है। तो वो यहाँ पर उसे गुस्से से घूर कर देख रही होती है, जिसकी वजह से फादर भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। जबकि हमारा बेक जो होता है भागता हुआ अपनी मॉम के साथ जाकर लिपट जाता है। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, अगर तुम इसी तरह इस लड़के को यहाँ पर अपने साथ लिपटा कर रखती रही और बार बार इसे बचाने के लिए आती रही, तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा मार्शल मास्टर बन पाएगा। जबकि इसी के साथ ही मैडम फिर से गुस्से के साथ घूर कर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि बेखा अभी सिर्फ 7 साल का है, और तुम यहाँ पर मेरे 7 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये भी यहाँ पर योंग की तरह एक बेहतर मार्शल मास्टर बन जाएगा? लेकिन उसकी तरह जब बड़ा होगा तभी तो यहाँ पर एक मार्शल मास्टर बन पाएगा। ये बेचारा यहाँ पर दिन की दोपहर की गर्मी में इस तरह यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? और ऊपर से तुम इसके ऊपर शोर मचाते हो। फादर उसे कहते हैं लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर डिसिप्लिन की जरूरत है। 7 साल की उम्र में मैंने भी सीखना स्टार्ट किया था, मेरे फादर ने मुझे 7 साल की उम्र में सिखाना स्टार्ट किया था। तो उसे कहते तो क्या तुम भी यहाँ पर अपने बाप की तरह ही इसके साथ ट्रीट करना चाहते हो? वहां पर योंग है ना, वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, क्या तुम्हें यहाँ पर दूसरे बेटे को भी लाजमी एक मार्शल मास्टर बनाना है? मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मेरे दूसरे बेटे यानी मेरे छोटे बेटे बेक को भी यहाँ पर बड़े बेटे जैसा कर दो। जरा उसकी तरफ देखो भी जा, उसकी माँ यहाँ पर आकर खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी अपनी तलवार लेकर प्रैक्टिस किए जा रहा है। वो अपनी माँ की तरफ देखता भी नहीं है, हालांकि उसे यहाँ पर अपनी माँ की तरफ देखना चाहिए। तुमने मेरे इतने प्यारे बच्चे को देखो एक मार्शल मास्टर बना दिया, बिल्कुल एक रोबोट की तरह बना दिया, जो कि हर वक्त सिर्फ प्रैक्टिस करता रहता
है। तो इसी के साथ ही हमारा बेक जोंग जो होता है अपनी प्रैक्टिस खत्म करता है और अपनी माँ की तरफ देखता है कि उसकी माँ और फादर दोनों वहां पर आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि लो फिर से यहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया, मेरा छोटा भाई जो वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं करता, जिस पर माँ और बाबा आपस में झगड़ते रहते हैं। जबकि हमारा जोंग जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और इस बात के वो बिल्कुल ही पछतावा नहीं होता कि वो यहाँ पर वैसा क्यों नहीं है जैसा कि हमारा छोटा भाई बेक है। वो यहाँ पर एक केयर फ्री जिंदगी गुजारना चाहता है, जबकि बड़ा भाई जो है वो यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। तो इनकी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही होती है, लेकिन रात के वक्त का सीन दिखाता है कि अब यहाँ पर सब कुछ बदलने वाला है। रात के वक्त बारिश हो रही होती है, बिजलियां चमक रही होती है। फादर जो होते हैं अपने रूम के अंदर होते हैं और वहां पर सोच रहे होते हैं कि अचानक से आज यहाँ पर बारिश क्यों शुरू हो गई और साथ ही यहाँ पर तूफान आ रहा है। लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है। और साथ ही वो कहता है अगर इस तरह बारिश होती रही तो कल की ट्रेनिंग तो कैंसिल करनी पड़ेगी, कल बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को ट्रेनिंग के बारे में हर वक्त बताता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद भी यहाँ पर ट्रेनिंग से दूर भागता हूँ। मुझे लगता है काफी अरसे से मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं की। तो इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर रखी हुई अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हैं। तो उनकी स्वॉर्ड का नाम होता है व्हाइट जेड स्वॉर्ड और यही स्वॉर्ड जो है इस कहानी की मेन बेस बनने वाली है। तो वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर कितने अरसे से इस तलवार के साथ प्रैक्टिस नहीं की, मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइनली मुझे फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं भी यहाँ पर अपने जितने मेरे स्किल्स हैं सभी को पॉलिश कर सकूं। तो वो अपनी जेड व्हाइट्स को उठाते हैं और इसी के साथ ही वहां पर उठाने के बाद उसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो मास्टर सोंग जो है वो खुद एक बहुत ही कमाल के मास्टर है। वो कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे मास्टर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मास्टर है, क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पर उनकी फैमिली अभी तक बाकी की सभी फैमिली में रिकॉग्नाइज होती है। तो वो अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे वो तलवार को उठाते हैं तो व्हाइट जेड स्वॉर्ड जो होती है उसके अंदर से व्हाइट कलर का ऑरा निकल रहा होता है, इसी वजह से व्हाइट जेड स्वॉर्ड कहा जाता है और एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है। तो उसके साथ वो प्रैक्टिस कर रहे होता है। इसी के साथ ही हमारा सोंग शोंग जो होता है उनके पास आता है। वो बाहर से आकर खड़ा होकर जो सब कुछ देख रहा होता है, वो अपने फादर को वहां पर देख रहा होता है कि उसके फादर किस तरह से वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और फादर को प्रैक्टिस करते हुए देखकर उसे वहां पर कुछ एनलाइटमेंट मिलती है कि फादर उसके कितने अच्छे हैं इस तलवारबाजी की आर्ट में और कभी वो भी यहाँ पर अपने फादर की तरह ही बेहतर हो जाएगा, अपने फादर की तरह ही वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। तो अपने फादर को देखने के बाद वहीं पर खड़ा होता है। तो फादर अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद से कहता है कि योंग तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो मां योंग अपने फादर से कहता है कि फादर असल में यहाँ पर दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स हैं वो आपको ढूंढ रहे थे, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने के लिए आऊँ कि वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो उसे कहते हैं लेकिन इतनी रात के वक्त तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तो मां योंग उनसे कहता है कि असल में दरवाजे के ऊपर एक बूढ़ी औरत आई है, वो कह रही है कि उसे यहाँ पर रात रुकने के लिए जगह चाहिए, इसी वजह से वो कह रही है कि वो अंदर आना चाहती है, जिसकी वजह से गार्ड चाहते थे कि वो आपसे पहले इजाजत ले लें। तो वो कहता है इतनी रात के वक्त यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत क्यों आएगी और इतनी रात के वक्त बारिश में यहाँ पर एक बूढ़ी औरत का क्या काम है। तो वो उसे कहता है कि फादर मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर उस औरत को जरूरत होगी, इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। तो क्या आप यहाँ पर उसको अंदर आने देंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उसे इस तरह से अंदर आने देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो फादर उसे कहता है कि मैं खुद वहां पर जाता हूँ, जाकर देखता हूँ सिचुएशन क्या है। अगर तो औरत को वाकई में यहाँ पर अंदर आने की जरूरत है और यहाँ पर उसे अंदर आने देना चाहिए तो फिर मैं उसे अंदर आने दूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर स्वंग वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं ताकि वो दरवाजे के ऊपर जा सके, लेकिन जाने से पहले वो अपने बेटे योंग से पूछते हैं कि योंग बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी प्रैक्टिस कैसी थी। तो वो यहाँ पर उससे एक सवाल पूछते हैं अपनी कल्टीवेशन के बारे में, वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर उनका बेटा उनकी कल्टीवेशन आर्ट के बारे में क्या कुछ जानता है और वो बुढ़ी औरत दरवाजे के ऊपर जो आई है वो कौन है, जिसकी वजह से अब इनकी किस्मत बदलने वाली है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यार वो बुढ़ी औरत कौन है और क्या करने के लिए आई है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे मास्टर सोंग जो थे अपने बेटे योंग से पूछता है कि मेरी तकनीक के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी टेक्निक में कैसा हूँ। तो हमारा योंग जो होता है उन्हें वहाँ पर कुछ बताता है, यानी कि उनकी टेक्निक के रिलेटेड ही कुछ बताता है। वो एक पेड़ की तरह है जो कि यहाँ पर जमीन के अंदर पूरी फिल्मली खिड़े हैं, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जो कि कभी गिर नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। फिर साथ ही वहाँ पर योंग उनसे कहता है फादर क्या हो, क्या आप यहाँ पर खुश क्यों हो रहे हैं। तो उससे कहता है कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक था और मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से तैयार हो। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार जो होते हैं उसके हवाले कर देते हैं। तो वो योंग को अपनी जेड व्हाइट स्वॉर्ड दे देते हैं और उसे कहता है कि स्वॉर्ड को अपने पास रखो और मुझे लगता है कि कल से तुम यहाँ पर इसके साथ ही प्रैक्टिस करोगे, कल से तुम यहाँ पर व्हाइट जेड स्वॉर्ड के साथ ही प्रैक्टिस करोगे और इसी के साथ ही तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक को निखारोगे। तो योंग उनसे कहता है लेकिन फादर ये तो हमारी फैमिली का हेयरलूम है, आप यहाँ पर मुझे ये कैसे दे सकते हैं। तो फादर उसे कहते हैं कि एक तलवार सिर्फ तलवार होती है, एक तलवार के नाम से या फिर उसके काम से उसे नहीं जाना जाता, बल्कि जो बंदा उसे इस्तेमाल करने
करने वाला होता है उसकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस तलवार को कैसे यूज करता है। साथ ही फादर उसे कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर काफी अच्छे मूड में मैं दरवाजे के ऊपर जाता और उस बुढ़ी औरत को अंदर ले आता हूँ ताकि उसके लिए गेस्ट रूम खोला जा सके और वो रात यहाँ पर रुक सके, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे मूड में मेरे बेटे की वजह से। तो वो दरवाजे के ऊपर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद उस औरत से पूछते हैं कि बताओ कि तुम कौन हो। तो उसे कहते हैं कि मैं वाजियोन टेम्पल की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और साथ ही मुझे सारी की सारी कहानी सुनाती है कि यार वो यहाँ पर टेम्पल की तरफ क्यों बढ़ रही है। तो वो कहते हैं कि वहां पर बुद्धा के स्टैचू के सामने वो जाकर ट्रिब्यूट पेश करने वाली है। तो वो बुढ़ी औरत जो थी अपने बेटे की कहानी उसके सामने रखती है और कहते हैं कि मेरा बेटा जो था वो जंग में हिस्सा लेने के लिए एक सोल्जर बनकर गया था और उसके बाद वहां पर से उसकी कटी हुई यानी कि उसका सर कटा हुआ वापस आया था, उसकी बॉडी भी वापस नहीं आ पाई थी। इसी वजह से मैं बुद्धा के सामने जाकर टेंपल में प्रे करना चाहती हूँ ताकि उसकी आत्मा को और मेरी आत्मा को शांति मिल सके। तो मास्टर सॉन्ग उसकी सारी कहानी सुनते हैं, फिर साथ उसे कहते हैं ठीक है बुढ़ी औरत तुम अंदर आ जाओ, तुम यहाँ पर आकर रुक सकती हो, कल सुबह जब बारिश रुक जाएगी तुम यहाँ पर से चली जाना, सुबह के वक्त चली जाना, मैं तुम्हारे लिए जाकर रूम का बंदोबस्त करता हूँ। तो जैसे ही वहां पर उसकी तरफ पीट करके आगे की तरफ चलने लगते हैं, बुढ़ी औरत उसे कहते हैं कि बच्चे तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैंने सुना था कि यहाँ पर सॉन्ग फैमिली के लोग वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और सभी लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, तुम तो वाकई में अनजान मेहमानों को भी अच्छे से ट्रीट करते हो और मुझे लगता है कि तुम्हारी यही रेपुटेशन एक दिन तुम्हारी जान ले लेगी, क्योंकि तुमने जहाँ पर एक बुढ़ी औरत जिसके बारे में तुम कुछ जानते भी नहीं हो, अचानक एक बुढ़ी औरत तुम्हारे दरवाजे पर आई और तुमने उसके सामने अपनी पीठ कर दी और यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तो मास्टर सॉन्ग जो होता है उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहे होता है कि यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कह रही है कि मैंने इसकी तरफ पीठ कर दी। और जैसे वो यहाँ पर पीछे की तरफ घूमकर देखने लगते हैं, बुढ़ी औरत जो होती है अपने पास एक पाइप निकालती है और उसके अंदर एक पॉइजनस नीडल होती है, वो उसे सामने की तरफ थूक देती है। ऐसी वो पॉइजनस नीडल जो होती है मास्टर सॉन्ग की कमर के ऊपर लगते हैं तो मास्टर सॉन्ग की बॉडी के अंदर पॉइजन चला जाता है, वो यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो बुढ़ी खुसड़, ये तुमने क्या कर दिया है, तुम कौन हो। तो इसी के साथ ही बुढ़ी औरत वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और उसे कहती है देखो तो जरा तुम लोग यहाँ पर बेवकूफ निकले, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ के 3 बड़े सेक्टर्स में से एक सेक्टर हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर शांति के टॉप सेक्टर्स में से हो तो, लेकिन हो तो बेवकूफी। चाहे तुम लोग यहाँ पर कितने ही महान क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर राइटियस मास्टर्स हमेशा राइटियस ही रहोगे। यही तुम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम लोगों के सामने अगर कोई यहाँ पर गरीब या फिर मासूम बनकर आ जाए तुम लोग उसके पे भरोसा कर लेते हो। तो मास्टर सॉन्ग वहीं पर से अपनी तलवार निकालते हैं और उस बुढ़ी औरत की खोपड़ी को काट देते हैं और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर चुपचाप मर जाओ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारा मरना तो तय है। तो मास्टर सॉन्ग के मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है पॉइजन की वजह से, वो वहां पर उठ नहीं पा रहे होते और साथ ही वहां पर कह रहे होते हैं कमीनी बुढ़िया पता नहीं कौन थी, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर उसे आवाज आती है। तो उस बुढ़िया की खोपड़ी काटने के बावजूद उसके अंदर से आवाज आ रही होती है, कोई उसे कह रहा होता है कि यहाँ पर अपने पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश मत करो क्योंकि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, ये पॉइजन जो है ये बहुत ही खास किस्म का पॉइजन है, एक ऐसा पॉइजन जिसकी वजह से तुम जितना ज्यादा अपनी बॉडी को मूव करोगे उतना ज्यादा तुम्हें दर्द होने वाला है। तो उस बुढ़िया की बॉडी के अंदर से जो कि एक सिर्फ और सिर्फ वेसल होता है उसके अंदर से एक बंदा निकल आता है जो कि साइज में काफी छोटा होता है, लेकिन वो एक डीमन होता है, यानी कि वो डिमोनिक सेक्टर का एक मास्टर होता है। वहां पर उसके सामने जब निकलता है तो मास्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम कौन हो। तो उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरा नाम बताने से तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ेगा, क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि तुम्हारी सॉन्ग फैमिली तो आज पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट होने वाली है, तो फिर इस बात से वैसे फर्क तो नहीं पड़ता कि अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मास्टर सॉन्ग अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं इसी के साथ ही वो डीमन जो होता है उसके पंजे जो होते हैं यानी उसके जो नाखून होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं तलवारों की तरह, और वो अपने पंजों के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। जैसे ही वो उसकी तलवार को ब्लॉक करता है तो मास्टर सॉन्ग देखकर हैरान होते हैं कि उनकी तलवार के अंदर कट लग जाते हैं, यानी कि उसके नाखून इतने तेज होते हैं कि उनकी तलवार के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और वहीं पर से जंप करते पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं कि तुमने सिर्फ अपने नाखूनों के साथ मेरी तलवार के अंदर क्रैक डाल दिया, इसको डिट्रॉइट कर दिया, इसका मतलब यह है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक ब्लड डीमन हो। तो वो साथ ही से कहते हैं क्या तुम ब्लड डीमन और ब्लड डीमन टेक्निक को यूज कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक ब्लड डीमन हूँ। मास्टर सॉन्ग तुम वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरे नाखूनों के ऊपर लगे हुए पॉइजन को देखकर मुझे पहचान लिया और मेरी टेक्निक को पहचान लिया। मास्टर सॉन्ग उसे कहते हैं एक डिमोनिक सेक्टर का कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि डिमोनिक फैक्शन की और राइटियस की वॉर के बाद यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के लोग कहीं पर जाकर छुप गए थे या फिर उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार दिया गया था। तो इसी के साथ ब्लड डीमन उसे कहता है कि हाँ तुम वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार हो और तुम्हें हमारे बारे में काफी सारी नॉलेज है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस व्हाइट जेड स्वर्ड के लिए आए हैं, तुम्हारे पास जो व्हाइट जेड स्वर्ड है वो हमें चाहिए। हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं कि सबसे पहले यहाँ पर म्यूजियम के अंदर तबाही मचाना स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ट्रॉफी चाहिए होगी ताकि हम लोग म्यूजियम के अंदर सभी लोगों को दिखा सके कि हम लोगों ने पूरे के पूरे एक सेक्टर को बर्बाद कर दिया और हम लोग यानी कि हम लोग डिमोनिक सेक्टर के लोग वापस आ गए, और उसके लिए हमें यहाँ पर तुम्हारी पूरी फैमिली को एक्सटर्मिनेट करके तुम्हारी व्हाइट जेड स्वर्ड को अपने पास लेकर जाना होगा। तो इसी के साथ ही वहां पर उसे कहता है कि अब यहाँ पर रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर मेरे पीछे पीछे पूरी डिमोनिक आर्मी आ रही है और सभी
सभी लोग यहाँ पर आकर तुम्हारी पूरी फैमिली को नाइलेट कर देंगे और आज तुम्हारी फैमिली का कोई एक इंसान भी जिंदा नहीं बच पाएगा। म्यूरियम के अंदर वापस कम बैक करने के लिए हमें यह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि मास्टर सॉन्ग सोच रहे होता है कि ये कमीने जैसा कि ये कह रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी बाकी डीमंस भी यहाँ पर आ जाएंगे। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आए मुझे इस कमीने को मारना होगा। इसको जल्दी से जल्दी मार डालता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्हें यहाँ पर से लेकर भाग सकूं। और इसी तरह चलता रहा तो मैं अपनी फैमिली को बचा नहीं पाऊंगा और सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है कि मैंने अपनी जेड वाइट स्वॉर्ड पहले ही अपने बेटे के हवाले कर दी थी और बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी वाइफ इतनी समझदार निकले कि मेरे बेटे को यहाँ पर से भगा दे ताकि वो लोग उस व्हाइट जेड स्वॉर्ड के साथ सेफ रहें। और इसी के साथ ही वहां पर ब्लड डीमन जो होता है अपने पंजे लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉइजन पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुका है, तुम और कुछ कर भी नहीं पाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ पर मर क्यों नहीं जाते। जबकि वहीं पर दिखाते हैं कि हमारा योंग जो होता है वो सीढ़ियों के ऊपर आकर खड़ा होता है तो फादर उसकी तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वहां पर एक जोरदार दहाड़ लगाते हैं और कहते हैं सोंग फैमिली के बच्चों तुम्हें हर हाल में बचना होगा, ये तुम्हारी फैमिली के पैट्रियार्च के ऑर्डर है, तुम्हें हर हाल में बचना और साथ ही जेड व्हाइट स्वॉर्ड को भी बचाना होगा। और साथ ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जबकि माँ योंग भागता हुआ अपने फादर को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर उसकी माँ जो होती है उसे खींचते हुए अंदर ले आती है और कहती है नहीं बेटा तुम वहां पर नहीं जा सकते। तो वो उसे कहता है लेकिन मॉम अब देख रही है ना कि फादर वहां पर जिस तरह से फाइट कर रहे हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना है। तो मॉम उसे कहते हैं क्या तुमने सुना नहीं, इस फैमिली के लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है, यानी कि तुम्हारा बाप जो है वो इस फैमिली का पैट्रियार्च है और उसने वहां पर एक ऑर्डर दिया है कि तुम्हें हर हाल में सर्वाइव करना है, इसलिए अपने छोटे भाई को लो जल्दी से यहाँ पर सीक्रेट टनल के रास्ते से निकलो। और दूसरी तरफ फाइट का सीन दिखाते हैं जहां पर फादर अभी फाइट कर रहे होते हैं और हमारा योंग कहता है कि प्लीज फादर मुझे माफ करिएगा, मुझे आपके ऑर्डर को फॉलो करना होगा, बस उम्मीद करता हूं कि इस फाइट के खत्म होने तक आप जिंदा रहे। तो वो जल्दी से भागता हुआ बेका के पास चला जाता है जहां पर मॉम जो होती हैं वो बेका से कहती है कि बेका प्लीज जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। वो दोनों को वहां पर कपड़े चेंज करवा देती है ताकि वो यहाँ पर सोंग फैमिली के ना लगे। तो बेका क्योंकि बच्चा होता है अभी 7 साल का है तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या हम लोग किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि हाँ तुम अपने ब्रदर के साथ ट्रिप के पर जाने वाले हो, तुम दोनों पहले जाओगे और उसके बाद मैं और तुम्हारे फादर भी आएंगे, इसलिए तुम लोग पहले यहाँ पर से निकलो। तो वो कहता है लेकिन क्या आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे और फादर यहाँ पर दीवार की तरफ क्यों देख रहे हैं, वो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे। तो ब्रदर योंग जो होता है वहां पर दीवार के साथ लगकर रो रहा होता है ताकि वो यहाँ पर अपने छोटे भाई की तरफ इसलिए नहीं देख रहा ताकि उसका छोटा भाई उसका रोता हुआ चेहरा ना देख सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, दोनों भाई क्या यहाँ पर से निकल पाएंगे या नहीं। तो व्हाइट जेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मदर जो होती है दोनों बच्चों को तैयार कर देती है ताकि उन्हें सीक्रेट टनल के रास्ते से यहाँ से भगाया जा सके। और इसी के साथ ही उनके गले के अंदर एक नेकलेस होता है जो कि उनकी सोंग फैमिली की निशानी होती है। तो वो उस नेकलेस को उतारती है और साथ ही अपने बड़े बेटे योंग को दे देती है और कहती है कि मेरे बच्चे इसे अपने पास रखना, ये हमारी सोंग फैमिली की विक्ट्री टोकन है, इसे अपने पास रखना, जब तक ये टोकन तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि तुम सोंग फैमिली से हो और तुम इस सोंग फैमिली के एक मेंबर हो, कल को तुम्हें इस टोकन की जरूरत पड़ेगी। तो वो टोकन जो होता है वो योंग के हाथ पकड़ा देती है और उसे कहते हैं कि ठीक है अब तुम दोनों यहाँ पर से जाओ। जबकि माँ योंग जो होता है वहां पर सोच रहा था कि मदर जिस तरह से यहाँ पर मुझसे बात कर रही है लगता है कि मदर भी यहाँ पर फादर के साथ इस जगह के ऊपर रुककर मरना चाहती है। तो वो चिल्लाकर अपनी मदर से कहने लगता है लेकिन मदर उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर बड़े हो चुके हो, इतने बड़े हो चुके हो कि अपने भाई का ध्यान रख सको, तुम इन बातों को समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर इस फैमिली के लॉर्ड को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मैं तुम्हारे फादर को अकेला नहीं छोड़ सकती और तुम्हें यहाँ पर अपने पर भरोसा रखना होगा और साथ ही अपने छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। अब तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे का ध्यान रखोगे। साथ ही वो हमारे बेका से कहते हैं कि बेका चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और दोनों को वो गले से लगाती है और कहती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे की बात मानोगे, स्पेशली बेका तुम यहाँ पर अपने बड़े भाई की बात मानोगे, ऐसे बात मानोगे जैसे कि ये तुम्हारा फादर है, यानी कि बाप की तरह ही तुम इसकी हर बात को मानोगे और हमेशा इसके पास ही रहना, इससे ज्यादा दूर मत जाना। तुम दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोनों एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी मत होना। तो खास तौर पर बेका से वो कह रही होती है कि अपने ब्रदर का साथ नहीं छोड़ना और हमारे योंग से भी कह रही होती है कि तुम यहाँ पर इसका पूरा ध्यान रखना। तो योंग को तो सारी समझ होती है कि माँ बाबा यहाँ पर मरने वाले हैं, तो वो साथ ही कहता है माँ मुझे समझ आ गई, मुझे क्या करना है। तो वो उनके लिए सीक्रेट टनल को ओपन करती है और कहते हैं कि ठीक है आप जल्दी से अंदर चले जाओ। जबकि माँ बेका से कहता है कि मॉम क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगी। तो मॉम उसे कहती है नहीं फिलहाल के लिए अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, पहले तुम अपने भाई के साथ जाओ, हम दोनों तुम्हारे पीछे आएंगे, फादर को एक जरूरी काम हम दोनों वो करके तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तो बेका कहता है क्या हम लोग हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं, क्या हम लोग आगे जाकर छुप जाओ और आप हमें आकर ढूंढ लेंगे।
लेंगे। तो मॉम उसे कहती है हाँ क्यों नहीं बेटा, ये हाइड एंड सीक ही होने वाले, तुम दोनों जाकर छुपो और हम दोनों आकर तुम्हें ढूंढ लेंगे। जबकि मॉम वहां पर अंदर अंदर सोच रही होती है कि हाँ बेटा ये हाइड एंड सीक की गेम होगी, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, हो सकता है कि हम दोनों कभी तुम्हें ढूंढने के लिए आए ही नहीं, लेकिन उम्मीद करते हो कि तुम दोनों यहाँ पर सर्वाइव करोगे, हमारी सॉन्ग फैमिली को दोबारा से राइज करोगे। और साथ ही वहां पर उस सीक्रेट टनल के दरवाजे के ऊपर वो बेड कर देती है और कहती है कि हमारे पास इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं था, दोनों को यहाँ पर अपने आप के ऊपर ही भरोसा करके सर्वाइव करना होगा। दोनों बच्चे यहाँ पर जब तक जिंदा रहोगे तब तक हमारी सॉन्ग फैमिली जिंदा रहेगी और मुझे और तुम्हारे फादर को इस बात की चिंता भी नहीं रहेगी कि हम लोग यहाँ पर आसानी से मर सकते हैं। तो मॉम वहीं पर आराम से बैठ जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं। तो डिमोनिक फैक्शन के वॉरियर्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनकी फैमिली के लोगों को बाहर वो मार रहे होते हैं और उन सभी को मार के वहां पर कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर मॉम बैठी होती है। जबकि बाहर का सीन दिखाता है कि फादर की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, पूरी बॉडी वहां पर खून में लिपटी होती है और वहां पर जगह जगह पे कट लगे होते हैं। तो ब्लड डीमन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। ब्लड डीमन उसे कहता है कि मास्टर सॉन्ग मुझे लगा नहीं था कि पॉइजन तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद तुम इतनी देर तक टिक पाओगे, पहला बंदा देख रहा हूं जो कि हमारे ब्लड डीमन टेक्निक के और साथ में पॉइजन दोनों के बावजूद अभी तक यहाँ पर हमारे सामने खड़ा हो पाया है। तो इसी के साथ उसे कहता है लेकिन अब यहाँ पर मैं काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, अब जल्दी से जेड व्हाइट स्वॉर्ड मेरे हवाले करो और मैं यहाँ पर इस किस्से को खत्म करूं, वरना मैं यहाँ पर और ज्यादा बोर हो जाऊंगा। जबकि फादर वहां पर सोच रहे होते हैं कि उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे यहाँ पर से काफी दूर जा चुके होंगे क्योंकि मेरी वाइफ ने इस बात को समझ लिया है कि मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा और शुक्र है कि इस वक्त वो तलवार जो है वो योंग के पास है। तो मास्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी सॉन्ग फैमिली को खत्म करने के लिए आओ, लेकिन अफसोस कि तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, तुम मुझे मार डालो, मेरी पूरी फैमिली को मार डालो, लेकिन तुम यहाँ पर कभी सॉन्ग फैमिली का नाम नहीं खत्म कर पाओगे और मुझे यहाँ पर इसे खत्म करने दो। ब्लड डीमन आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा तुम खुद यहाँ पर मरने वाले और तुम अभी भी यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हारी सॉन्ग फैमिली यहाँ पर बच जाएगी, तुम्हारी सॉन्ग फैमिली को हम नहीं मिटा सकते क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पीछे पूरी डिमोनिक आर्मी आ रही है, चाहे तुम्हारा कोई एक मेंबर भी यहाँ पर से बचकर जाने की कोशिश करेगा वो भी मारा जाएगा, चाहे तुम्हारी सॉन्ग फैमिली के साथ वो रिलेटेड नहीं भी, तुम्हारा रिश्तेदार भी है तब भी वो मारा जाएगा, यानी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि मास्टर सॉन्ग वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हैं और जैसे वो अपनी पावरफुल टेक्निक को रिलीज करते हैं और अपनी जेड व्हाइट स्वॉर्ड टेक्निक को रिलीज करते हुए सामने की तरफ कट्स लगाना स्टार्ट करते हैं, तो ब्लड डीमन बेचारे को रिएक्शन देने का मौका भी नहीं मिलता, वो बातें कर रहा था और उसे लाइटली ले रहा था, इतनी देर में उसकी बॉडी के ऊपर वहां पर बहुत सारे कट्स लगते हैं और ब्लड डीमन की बॉडी जो होती है कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और वो कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम यहाँ पर इतनी बुरी हालत में फिर तुम मुझे मार कैसे सकते हो। जबकि मास्टर सॉन्ग वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर इतने पॉइजन के बावजूद भी अपने आप को खड़ा रखा है सिर्फ इसलिए ताकि मैं यहाँ पर अपने बच्चों को भागने का वक्त दे सकूं, बस मैं यहाँ पर इस बॉइलिंग एनर्जी को और ज्यादा यूज नहीं कर सकता क्योंकि इस पॉइजन की वजह से मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जितना ज्यादा मैं पॉइजन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मैं मरने वाला हूँ। तो जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है, कुछ और डिमोनिक मास्टर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों ने इस बेवकूफ से कहा भी था, यानी ब्लड डीमन से कहा भी था कि जाकर मास्टर सॉन्ग से फाइट करते वक्त एहतियात करना क्योंकि मास्टर सॉन्ग इस वक्त यहाँ की शांसी की 3 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली के पैट्रियार्च हैं, यानी कि वो काफी स्ट्रॉन्गर मास्टर है। तो मास्टर सॉन्ग जैसे पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं तो दीवार के ऊपर 4 और डीमन मास्टर्स खड़े होते हैं और चारों एलीट वॉरियर्स होते हैं ब्लड डीमन की तरह ही, और वो कहते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग इससे फाइट करेंगे। तो उनमें से एक उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर 12 गोस्ट डिमोनिक सोसाइटी के खुद यहाँ पर आए हैं तुम्हारा ओपोनेंट बनने के लिए, तो क्या तुम यहाँ पर मैं फेस कर पाओगे। 12 गोस्ट में से 4 डिमोनिक जनरल स्पेशली यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आए हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दिखाया जाता है कुछ बैकग्राउंड का जहाँ पर डिमोनिक फैक्शन होती है। तो डिमोनिक फैक्शन का मास्टर जो होता है वो उनसे कहता है आज से 40 साल पहले जो डिमोनिक फैक्शन के और राइटियस फैक्शन के आपस में फाइट हुई थी उस वक्त राइटियस फैक्शन ने हमारे डिमोनिक फैक्शन को बहुत ही बुरी तरह से जलील करके हराया था, जिसकी वजह से हम शर्मिंदगी के मारे आकर छुप गए थे। पिछले 40 साल से हम लोग छुप कर बैठे हुए अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना बदला ले सकें और फाइनली यहाँ पर वक्त आ चुका है, फाइनली हम लोग यहाँ पर डिमोनिक सोसाइटी को बाहर लेकर जा सकते हैं और दुनिया के सामने आ सकते हैं। और इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि म्यूरियम को पता चले कि डिमोनिक फैक्शन वापस आ गया और उसके लिए तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। मैं चाहता हूं कि शांसी की सॉन्ग फैमिली के ऊपर जाकर अटैक करो, शांसी की सॉन्ग फैमिली की व्हाइट जेड स्वॉर्ड को उनके पास से लेकर आओ, वो एक ट्रॉफी की तरह होगी क्योंकि व्हाइट जेड स्वॉर्ड के साथ हमारे बहुत सारे डिमोनिक मास्टर्स को 40 साल पहले मारा गया था। अगर वो तलवार हम उनको मारकर उनसे छीन कर ले आते हैं तो म्यूरियम अलायंस के अंदर एक हलचल मच जाएगी, सभी लोग हमसे डरना शुरू कर देंगे और हम लोग अपनी इंसल्ट का बदला उस तलवार को छीन कर लेने वाले हैं। ये मेरा ऑर्डर है, अभी जल्दी से वहां पर जाओ, जाकर सॉन्ग फैमिली को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दो, सभी लोगों को मार डालो। तो सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारे मास्टर सॉन्ग जो होते हैं वो अभी भी जहां पर उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं, उसके सामने 4 गोस्ट मास्टर्स खड़े होते हैं जो कि डिमोनिक फैक्शंस के जनरल थे। तो इसी के साथ ही मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे थोड़ी देर और खड़े रहना पड़ेगा, थोड़ी देर और फाइट करनी पड़ेगी, हालांकि मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मेरी
बॉडी जहाँ पर और ज्यादा फाइट करने लायक नहीं बची। साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे जैसे डिमोनिक फैक्शन के कुत्ते यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। उनमें से एक गोस्ट जो होता है वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इसको हैंडल करना ही होगा, इससे पहले कि हमारे जनरल जहाँ पर आ जाएं। अगर डीमन जनरल जहाँ पर आ गया तो फिर वो यहाँ पर हमसे काफी ज्यादा निराश होने वाला है कि हमने यहाँ पर इसको जल्दी से खत्म क्यों नहीं किया। तो वो चारों जो होते हैं एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चारों मिलकर जहाँ पर हमारे मास्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करते, जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन अंडरग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बच्चे जो होते हैं आगे की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। जैसे वो लोग आधे रास्ते में पहुंचते हैं तो वहाँ बेक उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज थोड़ा आहिस्ता चलो, मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता, तुम्हें पता है कि मैं इतना तेज नहीं भाग सकता। वहीं पर रुक जाता है, जबकि उसका ब्रदर उसे कहता है कि जल्दी चलो, हमें यहाँ पर से निकलना होगा। तो वहाँ बेका वहीं पर बैठ जाता और कहता है कि मैं और ज्यादा नहीं चल सकता। तो हमारा जोंग उसे कहता है कि मैंने कहा चुपचाप चलते रहो, यहाँ पर रुक नहीं सकते। तो वो कहता है लेकिन मैं कैसे चलूं, मैं और ज्यादा नहीं चल सकता, मैं थक चुका हूँ। तो जोंग उसे कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो वो उसे कहता है लेकिन मैं थक चुका हूँ, मैं यहीं पर बैठकर मॉम और डैड का इंतजार करूंगा, वो यहीं पर आते होंगे। जबकि हमारा जोंग जो होता है उसे सब कुछ पता होता है और इसी के साथ ही वो उसे आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर उसे उठाता है और उसे खींचना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। और जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर साथ ही वहां पर केव हिलना शुरू हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जबकि यहाँ पर हमारा जो छोटा बेखा होता है वो उसे कहता है कि ब्रदर ये देखो, यहाँ पर दीवार के अंदर एक छेद हो गया है, चलो देखते हैं कि वहां पर बाहर क्या है। तो उसी के साथ ही हमारा छोटा जो होता है वहां से बाहर की तरफ देखता है तो एक डीमन मास्टर की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है। साइड के ऊपर एक दूसरे डीमन मास्टर की डेड बॉडी पड़ी होती है, जबकि उसके फादर की हालत काफी खराब होती है और एक डीमन मास्टर, तीसरा डीमन मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये दोनों बच्चे यहाँ पर से सेफली निकल पाएंगे और उसके बाद इन दोनों बच्चों का क्या होगा, क्या इनमें से एक मर जाएगा या फिर दोनों यहाँ पर से निकल जाएंगे। और हमारी ये व्हाइट जेड स्वॉर्ड जो है ये किसको मिलेगी, बड़े भाई को मिलेगी या फिर छोटे भाई को? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तो व्हाइट जेड के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दोनों बच्चे जो होते हैं वहां पर हॉल के अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं तो वहां पर उन्हें दिखाई देता है कि दो डीमंस मार चुके होते हैं और अभी भी यहाँ पर दो डीमंस जो होते हैं वो जिंदा होते हैं और उनके बाप के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो एक डीमन जो होता है ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने बड़े से हैवी बॉल के साथ उनके फादर के ऊपर अटैक करता है। तो फादर जो होते हैं वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होते हैं, अपनी तलवार को घुमाते हैं और उसके ऊपर एक कट लगाते हैं और उसके हाथ में जो बॉल होता है उस बॉल को भी वहां पर काट देते हैं। और इस बात से वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने यहाँ पर उस बॉल को कैसे काट दिया। और साथ ही उसके फादर जो होते हैं मास्टर सॉन्ग जो होते हैं वहीं पर अपनी तलवार को घुमाकर उसका एक बाजू काट देते हैं और डीमन जो होता है अपने बाजू पर हाथ रख के अपने कंधे के हाथ पर रख के वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो किसी के साथ ही चौथी डीमन जो होती है वो आके पड़ती है और कहती है कि जबकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो फिर यहाँ पर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, चुपचाप यहाँ पर मर क्यों नहीं जाते। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ जंप करते अपनी दो तलवारें लेकर उसके सामने आ जाती है और कहती है हमने यहाँ पर तुम्हारे बारे में वाकई में सुन रखा था, हमें वार्निंग भी दी गई थी कि तुम एक स्ट्रॉन्गर इंसान हो, तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। जैसे वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है वहीं पर उसे एनर्जी महसूस होती है कि मास्टर सॉन्ग की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल किस्म का ऑरा निकल रहा है। तो वहीं पर रुक जाती है और कहती है कि ये क्या है, मुझे तो यहाँ पर यही लगता है कि ये बंदा मरने वाला है, लेकिन मरने से पहले क्या यहाँ पर अपनी लाइफ फोर्स को बर्न कर रहा है, क्या यहाँ पर अपनी लाइफ एनर्जी को यूज करके अपने आप को यहाँ पर एक्सपेंडेबल बनाकर हमारे से फाइट कर रहा है। लेकिन जो भी हो यहाँ पर इसका प्रेशर इस वक्त मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अगर मैं अभी यहाँ पर आगे बढ़कर इसके ऊपर स्ट्राइक लगाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। फिर साथ ही पीछे से आवाज आती है, उनका जनरल वहां पर पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि सॉन्ग बूजियोंग एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट है और उसके सामने अगर यहाँ पर फाइट करने के लिए जाओ तो कम से कम तैयार होकर जाना। तो ये बात सुनने के बाद पीछे की तरफ घूमकर देखती है और कहती है कि माय लॉर्ड आप यहाँ पर आ ही गए। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर आ गया हूँ और वो डीमन सेक्टर के वॉरियर से कहता है कि जल्दी से आ जाओ। डीमन सेक्टर के वॉरियर्स वहां पर पहुंच जाते हैं तो उसके साथ अपने कुछ वॉरियर्स होते हैं जिनके हाथ में काफी सारी चेन्स होती हैं, वो उन चेन्स के साथ यहाँ पर मास्टर सॉन्ग को बांधने वाले हैं। तो वो सभी लोग जंप करते हुए नीचे उतरते हैं, अपनी चेन्स के साथ मास्टर सॉन्ग के ऊपर अटैक करते हैं ताकि वो अपनी चेन्स के साथ मास्टर सॉन्ग की बॉडी को बाइंड कर सकें। तो इसी के साथ ही मास्टर सॉन्ग जो होते हैं वो उनसे कहते हैं आज यहाँ पर इसी जगह के ऊपर तुम सभी लोगों की कब्र बना दूंगा, लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ पर से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जो भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मास्टर सॉन्ग जैसे ही वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो उनकी चेन्स को भी काट देते हैं और साथ ही जो जो इसके साथ हिट होता है उसके बाजू उसकी टांगे कटना शुरू हो जाती हैं। और मास्टर सॉन्ग कहता है कि मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ, तुम में से कोई एक भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, तुम में से कोई एक भी। और इसी के साथ ही वहां पर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करते हैं और जो सोल्जर्स होते हैं वो भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे होते। तुझे देखने के बाद लड़की कहती है क्या वाकई में मास्टर सॉन्ग बूजियोंग इतने ज्यादा पावरफुल है? अगर ये यहाँ पर इतने पावरफुल है तो बाकी के राइटियस फैक्शंस के लीडर्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर इसके बारे में सुना था कि ये एक बहुत ही स्पेशल किस्म की तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को देखा नहीं। तो जनरल नीचे उतरता है और उसे कहता है कि ये बंदा अभी तक तो यहाँ
पर हमारे साथ सिर्फ खेल रहा है। तो लड़की उसे कहता है कि माय लॉर्ड इस बात का क्या मतलब है? माय लॉर्ड अगर आप यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और टाइम दे तो हम लोग बड़ी आसानी से इसको सबड्यू कर लेंगे, प्लीज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और समय दे दे। तो इसी के साथ जनरल उसे कहता है नहीं अब तुम्हें यहाँ पर और समय नहीं दूंगा, बल्कि अब तुम यहाँ पर ये देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं अपने पुराने दोस्त के साथ खुद यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। तो वो लड़की भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या, यहाँ मास्टर सोंग को यहाँ पर अपना पुराना दोस्त क्यों कह रहा है? तो इसी के साथ ही मास्टर सोंग जो होते हैं वहाँ पर जनरल सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। जब वो सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं और साथ सोच रहे होते हैं कि मुझे बस थोड़ी और देर के लिए यहाँ पर फाइट करनी है, इतनी देर में मेरे बच्चे यहाँ पर से निकल कर चले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ वो जनरल उसे कहता है लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर अपनी फैमिली की स्पेशल आर्ट के 8वें लेवल पर ही अटके हुए हो। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ आगे लपकता है और दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं। जब वो दोनों अपनी तलवारों को टकराते हैं तो जनरल उसे कहता है काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ सोंग बूजियोन, आज यहाँ पर फाइनली दोबारा से हम लोग फाइट करेंगे। तो मास्टर सोंग उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस जगह के पर क्यों आए हो? जनरल उसे कहता है कि आज मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल वजह की वजह से बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं, हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले तुम्हारी सोंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के, बल्कि सोंग तो क्या मैं पूरी की पूरी म्यूजियम को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स मिले हैं। बस अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी सोंग फैमिली सबसे पहले यहाँ पर आ रही है। तुम्हारी सोंग फैमिली के पास कुछ ऐसा है जिसे हम लोग दुनिया को दिखा सकते हैं कि डिमोनिक फैक्शन यहाँ पर दोबारा इस दुनिया में वापस आ चुकी है और इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारा निशाना बने। और इसी के साथ ही वह जनरल जो होता है वहाँ पर सेम टेक्निक को यूज करके मास्टर के ऊपर अटैक करता है। ये देखने के बाद उसके अपने जो कमांडर्स होते हैं वो काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ये हमारे जनरल सेम टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं, वो सोंग फैमिली की टेक्निक को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से मास्टर सोंग भी वहां पर उसके सामने अपनी सेम टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं और वो सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है। आज दोनों ने यहाँ पर सेम टेक्निक को मास्टर कैसे किया हुआ है, क्या हमारा जनरल कभी सोंग फैमिली का हिस्सा हुआ करता था? तो मास्टर सोंग जो होते हैं उसे पूरी तरह से पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी तलवार के ऊपर कट्स लग चुके होते हैं, यानी मास्टर सोंग की तलवार जो है वो टूटने वाली है। तो जनरल उसे कहता है कि तुम्हारी सोंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि बिना व्हाइट जेड स्वॉर्ड के तुम इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हो? बिना व्हाइट जेड स्वॉर्ड के तुम यहाँ पर इन टेक्निक के यानी आम तलवारों के साथ इस टेक्निक को परफॉर्म करना बेवकूफी होगी, क्योंकि आम तलवारें जो है वो उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा कमजोर है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक खास तलवार के साथ ही परफॉर्म किया जा सकता है। बताओ कि व्हाइट जेड स्वॉर्ड कहां पर है? और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? तो इसी के साथ ही हमारे मास्टर सोंग उसे कहता है कि तुम हमारी फैमिली को छोड़कर भाग गए थे, तुम यहाँ पर इस बारे में क्या जानो कि हमारी फैमिली की स्पेशल आर्ट्स क्या है, क्या कर सकती हैं? तो जनरल उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली की टेक्निक्स अच्छी हैं, लेकिन मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए था, इसी वजह से मैंने इस फैमिली को छोड़ा था। और साथ ही वहां पर जब उसकी तलवार कटना शुरू हो जाती है तो मास्टर सोंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने भी यहाँ पर ब्लड आर्ट्स को मास्टर किया? क्या तुमने डिमोनिक फैक्शन की ब्लड आर्ट्स को मास्टर किया जिसकी वजह से मेरा ब्लेड डिटोरेट हो रहा है? तो ये जनरल उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ब्लड आर्ट्स को मास्टर किया है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की टेक्निक बिना व्हाइट जेड स्वॉर्ड के कंप्लीट नहीं है। बिना व्हाइट जेड स्वॉर्ड के तुम उस टेक्निक को यूज करके किसी की तलवार को नहीं काट सकते, लेकिन मेरी टेक्निक जो है वो यहाँ पर बेहतर है। और इसी के साथ ही मास्टर सोंग का एक हाथ भी कट जाता है। जब उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो उसका बेटा जो होता है वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। तुम्हारा बेटा जो होता है वहां पर देख रहा होता है, लेकिन इसी के साथ जनरल पीछे की तरफ घूमता है और उनकी तरफ देखता है। उसे वहां पर उस होल के अंदर दो बच्चे दिखाई देते हैं। बड़ा बच्चा जो कि छोटे बच्चे का मुंह बंद करवा रहा था और उसे वहां पर पीछे की तरफ खींच रहा होता है, वो उन दोनों को वहां पर देख लेता है, लेकिन वहां पर उनके पीछे नहीं जाता। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर उसकी वाइफ को पकड़कर ले आते हैं। सोल्जर्स जो होते हैं उसकी वाइफ को पकड़कर बाहर लेकर आते हैं और मास्टर सोंग कहते हैं कि मैडम क्या आप भी यहाँ पर, आप बच्चों के साथ गई क्यों नहीं? आपको बच्चों के साथ चले जाना चाहिए था। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ माई लव, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी और यहाँ पर मरूंगी तो वो भी तुम्हारे साथ मरूंगी। बच्चे बिल्कुल सेफ है, वो यहाँ से जा चुके हैं। और इसी के साथ ही वहां पर जनरल से भी कहती है काफी अरसे के बाद तुम्हें यहाँ पर देख रही हूँ। तो जनरल उसे कहता है कि तुमने गलत फैसला किया था और मुझे अब यहाँ पर तुम्हारे पर पछतावा हो रहा है कि तुमने यहाँ पर इस बंदे को चूज किया मेरे बजाय। जबकि मदर उसे कहते हैं कि तुम आज भी वैसे के वैसे ही बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मैं चूज कर सकती थी? जो अपनी हालत है जरा देखो तो सही, तुम्हारा दिल साफ नहीं था। तो इसी के साथ ही मदर उसे कहती है कि तुम चाहे यहाँ पर किसी भी फैक्शन को क्यों ना ज्वाइन कर लो, ना तुम यहाँ पर सोंग फैमिली में कुछ अचीव कर सकते थे और ना ही तुम यहाँ पर दुनिया में कुछ अचीव कर पाओगे, ना ही तुम्हारा कोई फ्यूचर है, तुम भविष्य में भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ये बात सुनने के बाद उसके सामने चुपचाप खड़ा होता है और साथ उसे कहता है क्या यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं? क्या तुम बस इतना ही कहना चाहती हो? तो मास्टर सोंग कहते हैं कि प्लीज प्लीज इसको मत मारना, इसे छोड़ दो। जब किसी के साथ ही वाइफ जो होती है अपने हस्बैंड से कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं तुम्हें मिल सकी, मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई। और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि जनरल जो होता है वो अपनी तलवार घुमाकर उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगा देता है और उसी एक कट की वजह से वहां पर वो मर जाती है। जबकि फादर जो होता है एक जोरदार चीख मारता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो भागता हुआ बड़ी तेजी के साथ अपनी वाइफ के पास आता है और अपनी वाइफ को उठाता है अपनी गोद में, उसे कहता
कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, तुम यहाँ पर से जा सकती थी। और साथ ही वो जनरल से कहता है कि तुमने यहाँ पर इसको क्यों मार डाला, इसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं था, क्या इसे भी मारना तुम्हारे इस प्रोसीजर का हिस्सा था। तो जनरल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मेरा यहाँ पर पर्सनल कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं और मुझे इन ऑर्डर्स को पूरा करना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या बच्चे सेफली यहाँ पर से निकल पाएंगे या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जनरल जो होता है वहां पर हमारी मदर को मार डालता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि मेरा इस सब में अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं और तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारी पावर लेवल से बाहर है, तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते और इसके बावजूद तुमने उसे रखा हुआ है। मैं जहाँ पर व्हाइट जेड स्वर्ड की बात कर रहा हूँ, तुम्हें व्हाइट जेड स्वर्ड अपने पास नहीं रखना चाहिए थी, जबकि तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम उसे यहाँ पर सेफ रख सको। और इसी के साथ हमारे मास्टर सॉन्ग उसे कहता है क्या सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह है कि तुम जहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो, क्या इसी एक वजह की वजह से तुमने यहाँ पर हमारी फैमिली के लोगों को मारा है। और साथ ही फादर की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलना शुरू हो जाता है, एक रेड कलर का ऑरा, जिसके साथ ही वो अपनी तलवार जो कि काफी ज्यादा दूर पड़ी होती है वहीं पर से अपने हाथ को सामने करते तलवार उड़ती हुई उनके हाथ में आ जाती है और उठकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि उनकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल और डेडली ऑरा निकल रहा होता है। और इसी के साथ ही अब वो यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म। दूसरी तरफ से यहाँ पर वो जनरल जो होता है वो भी यहाँ पर इस बारे में देखकर हैरान हो रहा था और कहता है अब जबकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और जो यहाँ पर मरने वाला है, तो मुझे लगता है कि अनकॉन्शियसली इसने यहाँ पर अपनी फैमिली की अपनी टेक्निक का 9th लेवल को अनलॉक कर लिया है। आज यहाँ पर इसने 9th लेवल को अचीव तो कर लिया, लेकिन ये इसके साथ ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा, ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुस्से के साथ ये यहाँ पर मुझ पर अटैक करके मुझे मार नहीं सकता। तो इसी के साथ ही जनरल उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी टेक्निक के ऊपर कुछ ज्यादा ही जोर डाल रहे हो, लेकिन तुम इसके साथ कुछ कर नहीं पाओगे। और मास्टर सॉन्ग जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे वहां पर धमाका होता है इसी के साथ दिखाते हैं कि मास्टर सॉन्ग जो होते हैं उनका ब्लेड वहीं पर उसके पास ही रुक जाता है, क्योंकि जनरल ने उसे कहा था कि तुम अपनी टेक्निक के साथ मुझे टच भी नहीं कर पाओगे। तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि वो उसे टच भी नहीं कर पाता, वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वहां पर उसके जो साथी होते हैं उन लोगों ने अपने जितनी भी उनकी जंजीरें होती हैं उन जंजीरों के साथ उसे बांध लिया होता है और उसे वहां पर रोक लिया होता है ताकि वो जनरल के करीब भी ना पहुंच सके। तो मास्टर सॉन्ग उसे कहते हैं एक दिन मेरी सॉन्ग फैमिली के बच्चे यहाँ पर तुम्हारी गर्दन काटेंगे, मेरी सॉन्ग फैमिली के बच्चे तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। तो जनरल अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि हाँ मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन तुम्हारी सॉन्ग फैमिली के बच्चे मुझसे बदला लेने के लिए आएंगे। और साथ ही वो अपनी तलवार घुमाकर वहीं पर मास्टर सॉन्ग को भी मार डालता है। तो मास्टर सॉन्ग के मरने के बाद इसी के साथ ही वो अपनी आंखें पर लगे हुए अपने स्कार के बारे में बताता और कहता है कि हम लोगों ने पहले एक बार फाइट की थी, उस वक्त तुमने मुझे ये निशान दिया था, मैं इस जख्म के निशान का बदला इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था, मैं तुम्हें इस तरह से मारकर इसका बदला तो नहीं लेना चाहता था। तो इसी के साथ एक सोल्जर वहां पर आता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड एक बुरी खबर है। तो उसे कहता है क्या हो गया? तो वो कहता है कि माय लॉर्ड हम लोग यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज मिली है जो कि इसकी मदर के रूम के अंदर थी, इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने यहाँ पर उस जगह के ऊपर से बच्चों को भगा दिया होगा। और इसी के साथ ही हमारा जो जनरल होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने उस होल के अंदर दो बच्चों को देखा था, दो छोटे बच्चे जो यहाँ पर गुस्से के साथ मेरी तरफ देख रहे थे, उन लोगों को अभी मारने में कोई फायदा नहीं है, ना ही यहाँ पर मजा आएगा, उनको बड़ा होने देते हैं। और इसी के साथ ही वो कहता है क्योंकि यहाँ पर मास्टर सॉन्ग ने भी कहा था कि उसकी सॉन्ग फैमिली के बच्चे मुझसे बदला लेंगे और मेरी गर्दन काटेंगे, तो वो अपने लोगों से कहता है कि हम लोग वापस जाएंगे। तो वो कहता है क्या सभी लोग वापस जाएंगे? तो वो कहता है हाँ सभी लोग वापस जाएंगे। जबकि वो लड़की उसे कहती है जनरल हम लोग यहाँ पर से वापस कैसे जा सकते हैं, हमें पूरी की पूरी सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स मिले थे। और जहाँ पर जैसा कि मास्टर सॉन्ग ने बात की उसके दो बेटे भी थे, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर से भाग गए सीक्रेट टनल के रास्ते से, हमें उनका पीछा करना चाहिए, वरना हम लोग हायर अप्स को इस बारे में क्या जवाब देंगे और उन्हें पता चल गया तो फिर वो यहाँ पर हमें सजा दे सकते हैं। तो जनरल उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर इन सभी लोगों को मारकर इनके पास व्हाइट जेड स्वर्ड को वापस लेकर जाना है तभी हमारा मिशन पूरा होगा? नहीं, हमने सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, मास्टर सॉन्ग और उसकी वाइफ को मार डाला, हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है। म्यूजियम के अंदर वापस आने के लिए, म्यूजियम के अंदर अपना नाम अनाउंस करने के लिए इतना काफी है, हमें यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पर से वापस चलते हैं। तो उसी के साथ वो लड़की उसे कहती है लेकिन हम लोग उन बच्चों को कैसे जाने दे सकते हैं, आप यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं तो उन बच्चों को भी ढूंढकर मार डालते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर ये नहीं करेंगे? आप वहाँ पर एल्डर्स को जाकर खामोश नहीं करवा पाएंगे, एल्डर्स आपको वहाँ पर बोलने नहीं देंगे। तो जनरल उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उन बच्चों को जानबूझकर जिंदा छोड़ा है, क्योंकि आज से 10 साल के बाद जब वो बच्चे जवान हो जाएंगे तो मुझसे बदला लेने के लिए आएंगे, तब यहाँ पर उन बच्चों को मैं अपने हाथ से मार डालूंगा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो हंसते हंसते वहां पर से चल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है वो सोच रही होती है कि आज यहाँ पर हमारा जनरल क्या सोच रहा है, इसने यहाँ पर उन बच्चों को जिंदा क्यों छोड़ दिया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन एक आउट हाउस का दिखाया जाता है जहां पर वो दोनों बच्चे जो होते हैं उस टनल के रास्ते से उस आउट हाउस में बाहर निकलते हैं। और इसी के साथ ही वहाँ छोटा बेखा जो होता है वो रो रहा था और कहता
कहता है कि डैड वहां पर बहुत ज्यादा पेन में थे, तुम वहां पर से भाग कर क्यों आ गए, तुम एक डरपोक हो, तुम वहां पर उनकी मदद करने के लिए जा सकते थे। वो उसे मार रहा था और कहता है कि बिग ब्रदर तुम इतने स्ट्रांग हो, तुम तलवारबाजी करना जानते हो, फिर तुम वहां पर वापस क्यों नहीं गए। लेकिन बिग ब्रदर जो था बेचारा बिल्कुल खामोश होता, आगे से कोई बात नहीं कर रहा था। तो उसी के साथ ही हमारा बेखा वहीं पर नीचे गिर जाता, रोना शुरू कर देता और कहता है प्लीज मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम एक डरपोक हो, तुम फादर को बचा सकते थे। लेकिन हमारा जोंग आगे बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता और कहता है कि तुम्हें जितना रोना है रो लो, लेकिन अब हम लोग वापस नहीं जा सकते, हमारी फैमिली जा चुकी है, मदर मर चुकी है, फादर मर चुके हैं। लेकिन वो अभी भी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि तुम एक डरपोक हो, तुम एक डरपोक हो। लेकिन ब्रदर फिर से उसे गले से लगा लेता और कहता है कि माँ ने जाने से पहले कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना होगा, मैं कभी यहाँ पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा और कभी यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने फादर की मौत का बदला लूंगा, अपनी फादर और मदर, अपनी पूरी फैमिली का बदला लूंगा। कि बेका वहां पर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता और कहता है कि ब्रदर मुझे बदला नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अपनी मदर, अपने फादर चाहिए, मुझे मॉम डैड के पास वापस जाना है, चलो वापस चलते हैं। तो वो कहता है नहीं, हम लोग वापस नहीं जा सकते, अब हमें यहाँ पर से आगे ही बढ़ना होगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में बीजिंग शहर का दिखाया जाता है। ये दोनों यहाँ पर बीजिंग शहर में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन दो छोटे बच्चे यहाँ पर अपने आप में सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। जैसे वो दोनों वहां पर आगे की तरफ गली में चलते हुए जा रहे होते हैं, तो इसी के साथ ही हमारा बेका जो होता है उसे भूख लगी होती है, वो साइड के ऊपर एक खाने के स्टॉल की तरफ देख रहा होता है। तो जोंग उसे कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, तो वो कहता है कि हाँ नहीं ब्रदर मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर फिर से जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक डरपोक है और उसने अपने बाप की जान बचाने के लिए वहां पर सामने नहीं गया और तलवारबाजी की नहीं की। तो इसी के साथ ही जोंग जो होता है वो कहता है कि जब से यहाँ पर फादर मरे हैं तब से यहाँ पर ये खामोश हो गया, कोई बात ही नहीं करता, मैं इसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये बात नहीं कर रहा। इसे लगता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने जाकर अपने फादर की जान नहीं बचाई। तो इसी के साथ ही वो बेखा से कहता है कि बेखा यहीं पर रुकना, यहाँ पर से कहीं भी मत जाना, मैं अभी जाता हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर से जाना मत। और उसी के साथ ही वो वहां पर से चल पड़ता है, जबकि हमारा बेखा जो होता है वहां पर डर रहा होता है, सोच रहा होता है कि कहीं ये भी मुझे छोड़कर चला ना जाए। और उसी के साथ ही वो उसे कहना चाहता है कि ब्रदर मुझे छोड़कर मत जाना, लेकिन वो कह नहीं पाता और वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं खाना, बस मेरे साथ रहो। लेकिन इतनी देर में उसका ब्रदर जो होता है वहां पर से चला जाता है। जब उसका ब्रदर चला जाता है यहाँ पर बीच की एक दो पिक्चर्स जो है मिसिंग है, और वो पिक्चर मिसिंग जो है उसमें शायद कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि हमारा जोंग जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, वहां पर एक मास्टर, बुड्ढा मास्टर जो होता है उसकी पल्स को चेक कर रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, क्योंकि काफी दिन से इसने कुछ खाया नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ लड़का यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर गया है। जिस तरह से इस लड़के ने अपनी बॉडी के ऊपर एक तलवार लटका रखी है और साथ ही जिस तरह से इस लड़के की बॉडी बिल्ड है, लगता है किसी बड़ी रिनाउंड फैमिली का मार्शल मास्टर लगता है। लेकिन इसके हालात इतने बुरे कैसे हो गए। और जैसे मास्टर जो होते हैं उसके हाथ में उस तलवार को दिखाता है, वो तलवार को देखते पहचान लेते हैं, यानी वो मास्टर व्हाइट जेड स्वॉर्ड को पहचानते होते हैं, व्हाइट जेड स्वॉर्ड को पहचान लेते हैं। इतनी देर में उसके पीछे वहां पर कुछ थग्स निकल आते हैं और कहते हैं ओए बुड्ढे खुसड़ कहीं के, जल्दी से साइड के ऊपर हट जाओ, ये लड़का हमारी तलवार लेकर भागा, इसने हमारी तलवार को चोरी किया, ये तलवार हमारी है और हम लोग चुपचाप यहाँ पर से चले जाएंगे, तुम इस लड़के के साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। जब किसी के साथ ये बुड्ढा मास्टर जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से के साथ उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि ये तलवार तुम्हारी है। तो वो गुंडे उसे कहते हैं जी ये तलवार हमारी है, चुपचाप ये तलवार हमें दे दो वरना हम तुम्हें भी यहाँ पर बुरी तरह से पीटने वाले हैं। जब किसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर हमारे जोंग को उठा लेते हैं, वो उसे उठाने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी इतनी पावरफुल पावर्स को रिलीज करता है कि उसका प्रेशर जो होता है उन सभी गुंडों के ऊपर पड़ता है। और मास्टर उनसे कहते हैं क्या तुम लोगों को वाकई में लगता है कि व्हाइट जेड स्वॉर्ड तुम्हारे जैसे कमीने लोगों के हाथ में जानी चाहिए, तुम्हारे जैसे कमीने लोग व्हाइट जेड स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते और तुम लोग जहां पर इस तलवार को अपना कह रहे हो। तो गुंडे उसकी पावर लेवल्स को और उसके प्रेशर को महसूस करने के बाद वहां पर से भाग जाते हैं। और यही बात दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि हमारा बेखा जो होता है अभी भी वहां पर बैठा बैठा अपने भाई का इंतजार कर रहा है, उसका भाई उसके लिए खाना लेकर वापस आएगा। तो जहां पर हमारी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैसे ये दोनों भाई अलग हो जाएंगे और उसके बाद दोनों की किस्मत में क्या लिखा है हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक तरफ जोंग जो होता है उसे एक बुड्ढा मास्टर मिलता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था, तो बुड्ढा मास्टर उसे उठा लेता है। दूसरी तरफ हमारे जोका को दिखाते हैं कि हमारा बेखा जो होता है वो बेचारा वहीं पर उसी जगह के ऊपर बैठा अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है कि उसका भाई कब वापस आएगा। तो उसके हाथ में वही जेड टोकन होता है जो कि उसकी माँ ने वहां पर आने से पहले उन दोनों भाइयों को दिया था। तो इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाता है कि दोनों भाई जो होते हैं वहां पर बैठे होते हैं। तो हमारा छोटा भाई जो होता है वहां पर बड़े आराम से चुपचाप बैठा होता है, जबकि बड़ा भाई जो होता है वहां पर कुछ कर रहा होता है। तो वो कहता है कि ये कर क्या
जा रहा है। मुझे इसने यहाँ पर कहा था कि चुपचाप यहाँ पर सो जाऊं, लेकिन मुझसे ज्यादा शोर तो ये यहाँ पर मचा रहा है। और इसी के साथ ही बड़ा भाई जो होता है यानी योंग जो होता है वो वहाँ पर वापस उसके पास आता है। जैसे ही वापस आता है तो वहाँ बेखा पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है कि मैं कभी इस डरपोक को माफ नहीं करूंगा, इसने जो कुछ भी किया उसकी वजह से मैं इसे कभी माफ नहीं करने वाला। तो वो दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है। तो इसी के साथ ही वहाँ योंग उसके पास आकर बैठता है, वहीं पर उसके पास आधा टोकन रख देता है। तो उसकी माँ ने उन्हें पूरा टोकन दिया था, तो वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, ये हमारी सोंग फैमिली की निशानी है, माँ ने यहाँ पर आने से पहले हमें दिया था। ये हमारी सोंग फैमिली के हीरोनोम में से एक है, ड्रैगन एम्बलम, और तुम आधा इसको अपने पास रखो, आधा मैं अपने पास रखूंगा। चाहे हम इस दुनिया में कहीं पर भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन हम दोनों जब इस दोनों टोकन को देखेंगे तब हमें याद आता रहेगा कि हम लोग सोंग फैमिली के मेंबर्स हैं, हम दोनों भाई हैं। मैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वो इतनी बात करता है तो उसी के साथ ही हमारा बेखा जो होता है घूमकर उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही वहां पर कहता है कि उसने कहा था कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। सीन प्रेजेंट में आता है और इसी के साथ ही हमारा बेखा जो होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे भाई ने कहा था मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन उसने कहा कि वो मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेने के लिए जाने वाला है, लेकिन वो मुझे छोड़कर भाग गया। वो एक डरपोक था और वो छोड़कर भाग गया है। जैसे उसने मेरी फैमिली को छोड़ दिया वैसे उसने यहाँ पर मुझे भी छोड़ दिया है। तुम्हारा बेखा रात होने तक वहीं पर बैठता और उसके बाद वहां पर से चल पड़ता है, यानी कि बेखा वहां पर और ज्यादा नहीं बैठ सकता था। जैसे हमारा बेखा जो होता है वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। इसी के साथ ही वो मास्टर की कार्ड उसके पास से गुजरती है। उसी कार्ड के अंदर जहां पर हमारे योंग को रखा गया, क्योंकि योंग बेहोश हो चुका है और योंग को वहां पर से वो अपने साथ अपने सेक्टर में लेकर जा रहे होते हैं। ये दोनों भाई यहाँ पर इसी तरह अलग हो जाते हैं। हमारा बेक जो होता है वो जोखा से अलग हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर 4 सेजेस के बारे में बताया जाता है कि आज से 40 साल पहले यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के और राइटियस फैक्शन के आपस में एक बहुत ही बड़ी जंग हुई थी। उस जंग के बीच में यहाँ पर 4 राइटियस मास्टर्स थे जो कि सबसे सामने खड़े हुए थे, यानी कि बहुत ही पावरफुल 4 मास्टर्स जो थे उन्होंने यहाँ पर इस जंग को खत्म करने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था। वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिसके बाद उन चारों मास्टर्स ने जंग के खत्म होने के बाद रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, यानी कि वो एक्टिव नहीं रहे। उन लोगों ने आकर अपनी अपनी एकेडमीज शुरू कर ली, जिनमें से एक मास्टर जो कि यहाँ पर ये मास्टर है जिन्होंने हमारे योंग को उठाया है, वो योंग को अपने साथ लेकर गए हैं। और ये मास्टर जो है इन्होंने यहाँ पर अपनी म्यूरियम एकेडमी के नाम से एक एकेडमी बनाई है, लेकिन कोई भी म्यूरियम एकेडमी की लोकेशन के बारे में नहीं जानता कि वो किस जगह के ऊपर है। तो नेक्स्ट सीन यहाँ पर से म्यूरियम एकेडमी स्कूल ऑफ मेडिसिन का दिखाया जाता है। हमारे योंग को जैसी वहां पर होश आती है, हमारा योंग चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रहा होता है कि मुझे जाने दे, प्लीज मुझे जाने दे, मेरा छोटा भाई वहां पर मेरा इंतजार कर रहा होगा, बेचारा परेशान हो गया होगा, मुझे जल्दी से वापस जाना है। जबकि वहां पर डॉक्टर उसे कह रहा था नहीं तुम आराम से लेटो। और इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि बच्चे मुझे माफ कर देना, अगर मुझे पता होता कि वहां पर तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो तो हम उसे भी अपने साथ ले आते। हमें लगा कि शायद तुम अकेले हो, इसी वजह से हम तुम्हें अकेले वहां से उठाकर ले आए हैं, इसलिए प्लीज हमें माफ कर देना। लेकिन मैंने अब अपने लोगों को वहां पर भेजा है, जैसा कि तुमने बताया, उसकी एज वगैरह बताई, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, बिल्कुल ही परेशान मत हो। तो वो कहता है नहीं कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर से जाना ही होगा, मुझे अपने भाई को खुद जाकर ढूंढना है, मेरा भाई वहां पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा और मैंने उसे कहा था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मास्टरों से कहता है कि बच्चे मैंने तुम्हें कहा ना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे छोटे भाई को ढूंढ निकालेंगे। मैं यहाँ पर म्यूरियम के 4 सेजिस के नाम पर कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे भाई को ढूंढ निकालेंगे। और उसके डिसाइपल भी उसे कहती है कि हाँ मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मास्टर कभी झूठ नहीं बोलते, हम लोग तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे। तो हमारा योंग जो होता है वहां पर उनकी बात मानने के बाद वहीं पर रुक जाता है। जैसे वो लोग वहां पर रूम से निकलते हैं, इसी के साथ ही हमारा योंग जो होता है अपने कपड़े पहनता है, दीवार फलांग कर बाहर भाग जाता है। तो हमारा योंग कहता है कि मैं इनके सहारे यहाँ पर नहीं रुक सकता, मेरा भाई पहले मुझे एक डरपोक समझता है और मुझसे नफरत करता है। अब अगर उसे लगा कि मैं उसे छोड़कर आ गया तो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा, मुझे जाकर अपने भाई को ढूंढना ही होगा, हर हाल में मुझे जाकर अपने भाई को ढूंढना। और इसी के साथ ही वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं जहाँ पर इस जगह के ऊपर रुक तो सकता था लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। तो वो जंगल में भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कि मैं काफी देर से भाग रहा हूँ लेकिन ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं ये लोग मुझे किस जगह के ऊपर ले आए हैं, मुझे वापस उस शहर में पहुंचने में कितना समय लगेगा जिस जगह के ऊपर मैं अपने भाई को छोड़कर आ गया हूँ। तो हमारा योंग जो होता है जैसे वहां पर भागते हुए आगे बढ़ता है तो सामने से एक मास्टर निकल कर आता है, एक मास्टर जो कि गाने गाते हुए आ रहा होता है या फिर गुनगुनाता हुआ आ रहा होता है। उसके पास 3 तलवारें और 3 ब्लेड्स होते हैं जो कि उसने अपनी कमर और अपनी पीठ के ऊपर लटका रखे होते हैं। तो हमारा योंग जैसे वहां पर उसकी तरफ देखता है वो कहता है कि इसके पास 3 तलवारें और 3 ब्लेड्स हैं, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही इसका मतलब यह है कि ये एक मार्शल मास्टर है, यानी कि इस बंदे से यहाँ पर पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन ये डिमोनिक मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूरियम एकेडमी के इतने करीब एक डिमोनिक मास्टर को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने इस मास्टर के बारे में कहीं बार तो सुना है, मैंने सुना है 3 तलवारें और 3 ब्लेड वाले किसी मास्टर के बारे में। फिर साथ ही वो कहता है जो भी हो लेकिन मुझे तो अपने भाई को ढूंढने के लिए उस शहर में वापस पहुंचना है, तो मैं चुपचाप यहाँ पर से निकल लेता हूँ। तो हमारा योंग जो होता है जैसे वहां पर उस मास्टर के पास से गुजरने लगता है, हालांकि मास्टर अपने ही गुनगुनाता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है। जैसे वो दोनों वहां पर अपनी पास को क्रॉस करते हैं, मास्टर से कहता है कि तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी है। वो इतनी बात करता है किसी के साथ ही
ही हमारा जोंग जो था अपनी तलवार निकालता है, वहां पर अपनी तलवार घुमाकर उसकी गर्दन के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है अब चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ, मैं भी यहाँ पर से चुपचाप चला जाऊंगा। जबकि मास्टर से कहता है कि बच्चे क्या हो गया, मैंने तो बस यहाँ पर तुम्हारी तलवार की तारीफ की और तुमने तो अपनी तलवार निकालकर मेरी गर्दन पर रख दी। तुम्हारा जोंग उसे कहता है कि सभी लोग इस तलवार की तारीफ करते हैं, पहले वो तारीफ करते हैं फिर इस तलवार को छीनने की कोशिश करते हैं और तुम भी ऐसा ही करने वाले हो, इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर से निकल जाओ, पहले अपने प्रेशर पॉइंट्स को सील करो ताकि मैं यहाँ पर से जा सकूं, तुम यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगे। तो मास्टर से कहते हैं कि लड़के क्या तुम देख पा रहे हो मेरे पास 3 तलवारें हैं और 3 ब्लेड्स हैं, मुझे इस तलवार की जरूरत नहीं है, आयरन मैन यहाँ पर तुम्हारी तलवार क्यों लेना चाहूंगा। जबकि मास्टर जोंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप अपने प्रेशर पॉइंट्स को सील करो। जबकि मास्टर से कहता है कि लड़के तुम तो कुछ ज्यादा इंपेशेंट हो, और इसी के साथ ही वो उंगली के साथ उसकी तलवार को फ्लिक करता है जिससे हमारा जोंग जो था पीछे की तरफ गिर जाता है। वो काफी दूर जाकर गिरता है लेकिन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है फाइट करने के लिए, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं इस मास्टर को ऐसे कैसे जाने दे सकता हूं, ये मेरा पीछा करके मुझे मार सकता है, कि मुझे हर हाल में से फाइट को जीतना होगा। और साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देख रहा होता है कि उसकी तलवार जो होती है वो कांप रही होती है। तो मास्टर उसे कहते हैं लड़के क्या तुम यहाँ पर अपनी तलवार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगे, व्हाइट जेड स्वॉर्ड जो है ये बहुत ही प्रेशियस तलवार है, तुम्हारे पास ये तलवार कैसे आई। तुम्हारा जोंग कहता है कि इसे व्हाइट जेड स्वॉर्ड के बारे में पता है, इसका मतलब यह है कि ये मास्टर जो है इसके बारे में मैंने सुन रखा है, ये वही हो सकता है। तो यहीं पर हमारा जोंग अपने पास का एक सीन दिखाता है जहां पर उसके फादर जो होते हैं उसे डिमोनिक वार के बारे में बता रहे होते हैं, क्योंकि डिमोनिक वार के अंदर व्हाइट जेड स्वॉर्ड को उनके ग्रैंडफादर ने यूज किया था। उनके ग्रैंडफादर ने इस तलवार के साथ वहां पर चार जांगू के जो 4 मशहूर सेजिस थे उनमें से एक थे। उनके फादर उनको बता रहे होते हैं कि हाँ तुम्हारे दादाजी ने जहाँ पर चारों सेजिस में से एक में अपना नाम लिखवाया और यहाँ पर उन्होंने म्यूरम को बचाया था डिमोनिक फैक्शन से। तो महाजोंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि व्हाइट जेड स्वॉर्ड जो है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल तलवार है, इसी वजह से ग्रैंडफादर के मरने के बाद इस तलवार को हमारी फैमिली का हेयरलूम बना लिया गया है। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पर तुम्हारे फादर के अलावा एक और मास्टर भी था जिसका नाम हान ह्यून था, वो एक ग्रेट हीरो था, उसके पास 3 तलवारें और 3 ब्लेड्स है जिनकी मदद से उसने यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर की बहुत ज्यादा मदद की थी। हान ह्यून ने अपनी तलवारों के साथ, अपनी 3 तलवारों और 3 ब्लेड्स के साथ बहुत सारे डीमंस को वहां पर मारा था। तो हमारा बेका कहता है इसका मतलब जैक फिर हान ह्यून हमारे दादाजी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि हाँ हान ह्यून तुम्हारे दादाजी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, यहाँ तक कि चारों सेजिस में से वो काफी ज्यादा पावरफुल था, ये कह लो कि वो दूसरे तीसरे नंबर पर था। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि डिमोनिक फैक्शन के अंदर लोग अभी भी यहाँ पर हान ह्यून के नाम से डरते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर किसी भी जगह के ऊपर 3 तलवारें और 3 ब्लेड दिखाई दे उसी वक्त वहां पर से अपनी जान बचाकर भागो वरना हान ह्यून तुम्हें मार डालेगा। सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर महाजोंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मास्टर हान ह्यून कैसे हो सकते हैं। फिर साथ ही वो कहता है हो सकता है कि हान ह्यून ने अपनी अपीयरेंस को चेंज किया हो, क्योंकि अगर ये ग्रैंडफादर के जमाने से है तो फिर इसकी एज बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये काफी ज्यादा यंग लग रहा है। तो मास्टर हान ह्यून उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि बच्चे तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन वो लोग जो मेरी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखते हैं वो लोग जिंदा नहीं बच पाते। और जहां पर हमारी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आप हमारे जोंग की किस्मत में क्या और दूसरी तरफ से बेखा की किस्मत में क्या है जो कि अलग हो चुका है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर हान ह्यून जो होता है वो जोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता कि लड़के तुम्हारी हालात क्या है, तुम कौन से हालात से गुजर कर आ रहे हो, लेकिन वो लोग जो मेरी गर्दन के ऊपर ब्लेड रखते हैं वो यहाँ पर जिंदा नहीं बचते। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी यहाँ पर जिंदा बचकर जा पाओगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे जो कि मेरी गर्दन पर ब्लेड रखने के बाद जिंदा बच पाते हैं। दूसरी तरफ से हमारा जोंग सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर हूँ और मुझे यहाँ पर मास्टर के सामने फाइट करनी ही है तो फिर मुझे यहाँ पर अपना जी जान लगाना पड़ेगा, वरना मैं इसे बचकर नहीं जा पाऊंगा। मास्टर हान ह्यून तो एक वार हीरो है और ये बहुत ही पावरफुल मास्टर हैं, चाहे मैं यहाँ पर से भागने की कोशिश क्यों ना कर लूं लेकिन ये मुझे पकड़ लेंगे, भागकर तो मैं नहीं जा सकता, मुझे फाइट ही करनी होगी। और इसी के साथ ही महाजोंग जो होता है अपने फाइटिंग स्टैट्स में आ जाता है, जिस पर मास्टर हान ह्यून काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो तो जरा इस लड़के को देखो, इस लड़के को पता भी चल चुका है कि मैं कौन हूं, लेकिन इसके बावजूद इसकी आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई दे रही है। इस लड़के को देखकर ही पता चल रहा है कि ये मुझसे फाइट करना चाहता है। अब मुझे लगता है कि ये लड़का जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पहली बार जिंदगी में मुझे किसी लड़के के अंदर इंटरेस्ट हुई है। और इसी के साथ ही मास्टर हान ह्यून उसे कहते हैं कि तो लड़के यहाँ पर तुम क्या यही करना चाहते हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक चैलेंज देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक करो, तुम इस तरह से अटैक करो कि 20 सेकंड्स के अंदर अंदर मुझे अपनी तलवार निकालने पर मजबूर कर दो। अगर मैंने अपनी तलवार निकाल ली तो फिर तुम यहाँ पर से चुपचाप जा सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर 20 सेकंड्स के अंदर अंदर तुम मेरी तलवार निकलवाने में कामयाब नहीं हो पाए, यानी कि 20 सेकंड में तुम कोई ऐसा अटैक नहीं करते जिससे मैं अपनी तलवार नहीं निकाल पाता, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना
होगा। तो मास्टर हान यून जो होते हैं वहां पर अपने फायदे के लिए एक शर्त रख रही होती है, क्योंकि उन्हें पता आता है कि यहाँ पर वो लड़का जो वो हार मान जाएगा और 20 सेकंड में तलवार नहीं निकलवा पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा जोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो मास्टर से कहते हैं अब क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर से वापस जाना चाहते हो, यानी कि क्या तुम यहाँ पर से हार मानना चाहते हो, क्योंकि मेरा डिसाइपल बनना कोई आम सी बात तो नहीं है, तुम यहाँ पर मेरा डिसाइपल बन जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर मेरा डिसाइपल बनना है तो उसके लिए सिंपल सी बात यही है कि अपनी तलवार को फेंक दो, मेरे पर अटैक ही ना करो। अगर तुम अटैक नहीं करोगे तो मैं अपनी तलवार नहीं निकालूंगा, और तलवार नहीं निकालूंगा तो मेरे डिसाइपल बन जाओगे। डिसाइपल बनने के बाद तुम यहाँ पर बहुत ही ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो, तुम यहाँ पर मेरी लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ योंग उसे कहता है कि तुमने अभी भी जो कहा, क्या तुम उस बात का वादा करते हो कि अगर मैंने तुम्हारे पर अटैक करके 20 सेकंड में तुम्हारी तलवार निकाले हुए मजबूर कर दिया तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी हैरान होते हैं और कहता है कि लड़के कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब, मैंने यहाँ पर तुम्हें इतनी अच्छी ऑफर दी है कि तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन सकते हो, लेकिन क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरे पर अटैक करके ये देखना चाहते हो कि क्या तुम 20 सेकंड में मेरी तलवार निकलवा पाओगे या नहीं। तो इसी के साथ ही अब यहाँ पर 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है। 2 साल के बाद एक गांव का सीन दिखाता है। एक छोटे से गांव के अंदर दिखाता है एक मर्चेंट जो होता है वहां पर अपनी बनाई हुई शायद तलवारें बेच रहा होता है। वो एक लोहार होता है, लेकिन आजकल वो तलवारें नहीं बना रहा होता, कुछ खेती बाड़ी के औजार बना रहा होता है। तो यहाँ पर औजार बेच रहा होता है तो एक बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है ये लो जो तुम्हारे पैसे। तो उसे कहता है लेकिन तुमने अभी तक यहाँ पर हथियार चेक भी नहीं किया और तुम यहाँ पर मुझे पहले पैसे दे रहे हो। तो वो बंदा उसे कहता है कि मास्टर ओ आपके बारे में कौन नहीं जानता, आप यहाँ के सबसे महान ब्लैक स्मिथ हैं, आप चाहे यहाँ पर एक तलवार बनाए वो भी एक डिवाइन लेवल की बनती है, फिर आप यहाँ पर जो कुदाल बना रहे हैं वो भी अच्छी ही होगी। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं सॉन्गबेक से कहता है कि सॉन्गबेक बच्चे जल्दी से वो सारी चीजें यहाँ पर ले आओ, हमने सारी चीजें बेच दी हैं। तो वहाँ सॉन्गबेक जो होता है वहाँ पर उन चीजों को उठाकर ले आता है और कहता है कि ये ले मैं सारी चीजें ले आया हूँ। तो वो जहाँ पर खेती बाड़ी के औजार होते हैं वो कहता है कि क्या मैं इन्हें यहाँ पर रख दूँ। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं यहाँ पर रख दो। तो असल में वो बंदा किसान जो होता है वो यहाँ पर इससे पास से पहले भी चीजें खरीद चुका है। तो वो कहता है कि देखो तो यहाँ पर वक्त कितनी तेजी के साथ गुजर गया, 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले तुम इस बच्चे को अपने साथ लेकर आए थे, तब ये बच्चा कितना छोटा था, और 2 साल के बाद देखो ये बच्चा कितना लंबा हो चुका है। अगर तुम उस दिन इस बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं आते तो फिर यहाँ पर ये बच्चा वहीं पर गलियों में कहीं पर भीख मांगते मांगते मर जाता। साथ ही उसे कहता है लेकिन देखो तो जरा 2 साल तो मुझे भी हो गए हैं तुम्हारे पास आकर खरीदारी करते हुए, लेकिन 2 साल में मैंने कभी इस लड़के को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, मैंने इस लड़के को ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा, ये लड़का हमेशा खामोश क्यों रहता है। तो मर्चेंट ओ भी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे साथ भी ये ऐसा ही रहता है। तो उसी के साथ ही वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अपना सामान बेचने के बाद अपने घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं और हमारा बेका जो होता है उसके साथ साथ ही चल रहा होता है। मास्टर ओ जो होता है वो सोच रहे होते हैं कि चाहे मैं कितनी बार इस लड़के की तरफ क्यों ना देख लूं, मुझे इस लड़के की बिल्ड कोई ऑर्डिनरी बिल्ड नहीं लगती, यानी कि इसकी बॉडी उसकी शेप को देखकर ऐसा ही लगता है किसी मार्शल मास्टर का बेटा है, किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है, किसी मार्शल आर्टिस्ट की फैमिली से है। लेकिन आखिर इस लड़के की ये हालत कैसे हो गई कि यहाँ पर मुझे इस हालत में क्यों मिला, यानी कि वहां पर उस वक्त ये मुझे ऐसे मिला था जैसे कि यहाँ पर किसी भिखारी का बच्चा और जहाँ पर भूख की वजह से बैठा हो। तो मास्टर ओ से कहते हैं कि सॉन्गबेक मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहते, क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट नहीं कर रही। तो मां सॉन्गबेक उनसे कहता है कि नहीं मास्टर मेरी कोई फैमिली नहीं है और ग्रैंडफादर और जैया से मेरी फैमिली है। आपको पता है ना कि 2 साल पहले से मैंने आपको अपना ग्रैंडफादर मान लिया था और तब से आपके साथ ही मैं जहाँ पर रह रहा हूँ, मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ। तो इसी के साथ जैसे ही अपने घर वापस पहुंचते हैं तो वहां पर इंपीरियल आर्मी खड़ी होती है। तो उन्हें देखने के बाद सॉन्गबेक कहता है कि ये क्या यहाँ पर आर्मी क्या कर रही है, और वहीं पर उनके साथ आर्मी का जनरल भी होता है। तो उसे देखने के बाद मास्टर ओ कहता है कि ये तो आर्मी जनरल है, और जल्दी से भागता हुआ नीचे आता है और कहता है कि सर आप मुझे पहले ही बता देते, आप यहाँ पर इस तरह से अचानक आप आ रहे हैं। तो उसे कहता है कोई बात नहीं मास्टर ओ, मैं यहाँ पर तुम्ही से मिलने के लिए आया और मुझे यहाँ पर आज तुमसे एक बहुत ही खास काम है। तो ये डोंगबैंग क्लैन के मास्टर डोंगबैंग चुनहू होते हैं जो कि ग्रेट इंपीरियल आर्मी के ग्रेट जनरल भी हैं। तो मास्टर ओ और बेका दोनों वहां पर उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, जब किसी के साथ ही दिखाते हैं एक छोटी सी बच्ची भी उनके साथ होती है। तो मास्टर डोंगबैंग की बेटी होती है, तो वो अपने साथ अपनी छोटी बेटी को भी लेकर आए होते हैं। तो हमारा बेका जो होता है उसकी बेटी की तरफ देखता है जबकि उसकी बेटी बेका की तरफ देखती है। इसी के साथ ही नेक्स्ट में हमारे बेका को दिखाता है कि वो बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और वहां पर वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसे फिलहाल के लिए घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि वहां पर ग्रेट जनरल जो होते हैं मास्टर ओ के साथ अंदर डिस्कशन कर रहे होते हैं। और हमारा बेका जो होता है वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि हमारे पास भी इस तरह की एक कैरेज थी, हमारे घर में जो कैरेज थी वो भी इसी की तरह काफी ज्यादा बड़ी कैरेज थी। वहां पर बैठा होता है तो उसी के साथ ही हमारी डोंगबैंग राई जो होती है वहां पर से निकल कर आती है और उसे कहती है कि ये क्या तुम यहाँ पर अकेले बैठे क्या कर रहे हो। तो वो अपने गार्ड के साथ वहां पर आती है और आकर उससे बात करने लग जाती है और उसे कहती है कि मेरा नाम डोंगबैंग राई है, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा बेका आगे से बिल्कुल खामोश होता है, जिस पर गार्ड उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें यहाँ पर किसी ने तमीज नहीं सिखाई, हमारी राय तुमसे यहाँ पर पूछ रही है और तुम यहाँ पर आगे से जवाब नहीं दे रहे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें
तुम्हें इसे आगे से जवाब देना चाहिए। और इसी के साथ ही राई उसे कहता है कि तुम तो शांति रहो, मुझे जाकर इससे बात करने दो। और इसी के साथ ही वो उसके पास चली जाती है और जाकर उसके पास ही बैठ जाती है। तो हमारा बेका भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि यह लड़की अचानक से उसे पास आकर क्यों बैठ गया, लेकिन साथ ही वो शर्माना भी शुरू कर देता है क्योंकि वो जब उसे करीब से देखता है तो वो कहता है ये करीब से तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो डोंगबेंग राई उसे कहती है कि मेरा नाम डोंगबेंग राई है, मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ, मेरी उम्र 9 साल है, तुम अपना नाम बताओ। तो इसी के साथ ही हमारा बेका उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम सोंग बेक है और मेरी उम्र 16 साल है। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हारी उम्र 16 साल है, तो उसका मतलब यह है कि तुम तो मेरे एल्डर ब्रदर हुए। तो ये बात सुनने के बाद हमारा सोंग बेक कहता है कि इस लड़की ने मुझे अपना एल्डर ब्रदर बना लिया। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम मेरे एल्डर ब्रदर हो तो फिर तुम मुझे यहाँ पर राइमी कहकर पुकार सकते हो, आज के बाद से तुम मुझे राइमी कहा करना। हमारा बेका उसे कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हें आज के बाद से राइमी कहूँ, ये तो काफी अजीब नाम है। तो वो उसे कहती है कि हाँ ये बहुत ही प्यारा और निकनेम है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम मुझे राइमी कह सकते हो, सोंगा। तो वो उसे यहाँ पर अपनी तरफ से एक निकनेम देती है और उसे सोंगा कह देती है। तो हमारा बेका कहता है कि ये क्या मुझे अजीब व गरीब नाम दे रही है। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि वो यहाँ पर उसे टच कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम बड़े अजीब से लड़के हो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया, तुम यहाँ पर बहुत ही कम बोलते हो। जबकि दूसरी तरफ उसका जो गार्ड होता है वो गुस्सा हो रहा है कि ये यहाँ पर राइमी के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक कर बातें कर रहा है, यानी कि राइमी उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। वो गार्ड जो होता है वहां पर इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि ये ग्रेट जनरल की बेटी है, ग्रेट जनरल की इकलौती बेटी जो कि यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी को कमांड करते हैं। कैसे ग्रेट जनरल जो कि यहाँ पर एम्परर के बाद सेकंड इन कमांड है और उसके बावजूद यहाँ पर छोटी लड़की जो है इस लड़के के साथ बैठकर बातें कर रही है। और हमारे बेका को इस बात का कोई आइडिया भी नहीं है कि वो इस वक्त किसके साथ बैठकर बातें कर रहा है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर राइमी हमारे बेका के लिए कुछ अच्छी किस्मत लेकर आ रही है या फिर कुछ बुरा लेकर आई है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेका जो होता है राइमी के साथ बातें कर रहा था। यहाँ पे जैसे कह लो कि राइमी उसके साथ बातें कर रही होती है और वहाँ पर जो गार्ड होता है वो खड़ा खड़ा गुस्सा हो रहा था, लेकिन साथ ही वो शांत हो जाता है जब वो राइमी को वहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए देखता है कि वो उस लड़की के साथ कैसे वहाँ पर हंस कर बातें कर रही है। तो वो गार्ड कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन दोनों को आपस में बात करने देनी चाहिए क्योंकि मैं इतने अरसे के बाद पहली बार यहाँ पर अपनी यंग मिस को इस तरह से हंसते हुए देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी यहाँ पर यंग मिस को इतना ज्यादा खुश नहीं देखा। तो उसी के साथ ही वहीं पर शांत होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो अच्छी बात है कि जहाँ पर हमारी यंग लेडी इस तरह से हंस रही है, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि जब से यहाँ पर इसकी माँ गुजरी है तब से लेकर अभी तक यहाँ पर ये ठीक तरह से मुस्कुरा नहीं पाए और ना ही कभी यहाँ पर किसी से हंसकर इसने बात की है। हालांकि ये लड़का जो है काम गाँव वाला लड़का, लेकिन इसके बावजूद अगर ये इसके साथ यहाँ पर खुश है तो मुझे यहाँ पर इसके बीच में नहीं आना चाहिए। और साथ ही वो भी वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना कि मेरी यंग मिस यहाँ पर खुश है। तो उसके बाद जब उनका काम हो जाता है तो इसी के साथ ही हमारे राइमी कैरेज में बैठने के बाद भी वहाँ पर उसे हाथ निकाल कर बाय बाय कर रही होती है और कहती है कि बेका हम लोग दोबारा मिलेंगे, यानी सोंगा हम लोग दोबारा अगली बार जरूर मिलेंगे, मैं जल्दी यहाँ पर अगले महीने आऊंगी। तो इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है उसे कह रहा था कि यंग मिस प्लीज यहाँ पर अपना हाथ अंदर रखें, आपको यहाँ पर इससे खतरा हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा बेका जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा खास थी और काफी अजीब भी थी। तो मास्टर ओ उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम इस तरह का चेहरा भी बना सकते हो, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पर स्माइल कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। और इसी के साथ माँ बेका फिर से वहीं पर उदास हो जाता है, जबकि मास्टर ओ उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर 1 महीने के बाद एक दूसरे को दोबारा देख पाओगे तो मुझे इस बात की खुशी है कि तुम फिर से यहाँ पर मुस्कुराओगे। 1 महीने के बाद ये लोग वापिस आएंगे। तो हमारा बेका अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो उसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कल से हम लोग बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। ग्रेट जनरल यहाँ पर अपनी तलवार देकर गए, हमें उनकी तलवार को रिपेयर करना है, हमें उनकी तलवार को दोबारा से पहले जैसा करना है, इसलिए जल्दी से मेरे पीछे अंदर आ जाओ, बाहर ठंड भी काफी ज्यादा होगी, हमें जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करना होगा। जबकि माँ बेका अभी भी यहाँ पर 1 महीने के बारे में सोच रहा था कि 1 महीने के बाद ये लोग वापिस आएंगे और वो दोबारा राइमी से मिल पाएगा। तो इसी के साथ ही मास्टर ओ को दिखाता है कि मास्टर ओ जो होते हैं उनकी तलवार के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, वो तलवार के ऊपर हथौड़े चला रहे होते हैं। और हमारा बेका जो होता है उनके लिए पानी लेकर आता है और कहता है कि मैं पानी लेकर आ गया हूँ। तो उसे कहते हैं बहुत ही अच्छे, तुम पानी लेकर आ गए, अब जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि हम लोग एक तलवार को कैसे रिपेयर करते हैं। पिछले 2 साल से तुमने यहाँ पर मुझे कोई तलवार बनाते हुए नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने अब ये काम छोड़ दिया हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आम खेती बाड़ी के टूल्स ही बनाता हूँ और तुमने यहाँ पर उन्हीं टूल्स को बनाते हुए देखा होगा। तुम्हारा बेका कहता है कि क्या आप यहाँ पर एक लॉन्ग स्वर्ड को दोबारा से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ ये एक लॉन्ग स्वर्ड है। और साथ ही वो सोच रहे होता है कि मेरी बात इस लड़के के बारे में वाकई में सही थी, मैंने कहा था कि यह लड़का एक बड़े मास्टर क्लैन का यंग मास्टर लगता है, इसने तलवार को देखते पहचान लिया कि ये एक ब्लेड नहीं है बल्कि एक लॉन्ग स्वर्ड है। इसी के साथ ही मास्टर जो
जो होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं इस लड़के की फैमिली कहाँ पर होगी और ये लड़का अपनी फैमिली में वापस क्यों नहीं जाना चाहता, अपनी फैमिली से क्यों भागा होगा और इसकी हालत ऐसी क्यों है, इसकी सर्कमस्टांसेस क्या है, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है। लेकिन जैसे मास्टर ओ जो होते हैं उसकी तरफ देखते हैं कि हमारा जोखा जो होता है उसके हाथ वहां पर कांप रहे होते हैं और वो गुस्से में होता है, यानी कि गुस्से के साथ उसके हाथ शेक कर रहे होते हैं, जबकि हमारा जोखा जो होता है वो अंदर से ये सोच रहा होता है कि इसी एक तलवार की वजह से उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। वो यहाँ पर व्हाइट जेड स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि व्हाइट जेड स्वॉर्ड की वजह से डिमोनिक फैक्शन के लोगों ने उनके ऊपर आकर अटैक किया और उस तलवार की वजह से उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ये बकवास तलवार है, मुझे ऐसी तलवार से नफरत है, मैं यहाँ पर तलवारों से नफरत करता हूँ। जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि तलवार तो सिर्फ तलवार होती है। तो माँ बेका उनसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, आपने ऐसा क्यों कहा। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर यही कहा कि तलवार तो तलवार होती है, तुम अभी यहाँ पर तलवार को कोस रहे थे, तुम किसी तलवार के बारे में बात कर रहे थे कि तो तलवार जो है बहुत ज्यादा घटिया या फिर किसी कमीनी तलवार की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक तलवार तो सिर्फ एक तलवार होती है, जब एक तलवार को एक राइटियस मास्टर अपने हाथ में पकड़ेगा तो वो इंसानियत को बचाने के लिए उस तलवार को इस्तेमाल करता है, वो डिमोनिक मास्टर्स को मारता है। लेकिन अगर यहाँ पर उसी तलवार को एक डिमोनिक मास्टर पकड़ेगा तो वो यहाँ पर राइटियस मास्टर्स को या फिर मासूम लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसमें यहाँ पर तलवार का तो कोई कसूर ना हुआ, तलवार तो तलवार होती है, वो एक मेटल का टुकड़ा होता है जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान भी बचा सकता है। खासतौर पर यह तलवार जो कि जनरल की तलवार है, ये हमारे जनरल कमांडर की तलवार है जिसके नीचे पूरे मिलियन सोल्जर्स की आर्मी काम करती है। वो इस तलवार की मदद से यहाँ पर उनको कमांड करते हैं, 1 मिलियन सोल्जर्स जो कि यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे एम्पायर की रक्षा करते हैं। यानी कि ये तलवार कोई बुरी तलवार नहीं है बल्कि एक अच्छी तलवार है। लेकिन अगर एक डिमोनिक मास्टर इस तलवार को यूज करेगा तो फिर ये खतरनाक तलवार बन जाएगी और यही तलवार जो है इसका नाम खराब हो जाएगा। क्या तुम समझ पा रहे हो कि एक तलवार सिर्फ और सिर्फ एक तलवार ही होती है। तो मास्टर वो से कहते हैं कि बच्चे अगर तुम सारी जिंदगी यहाँ पर अपने अंदर नफरत ही पालते रहोगे तो फिर तुम कैसे यहाँ पर आगे जी पाओगे, तुम्हें अभी यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। अब जरा गौर से देखो यहाँ पर इस तलवार को मैं कैसे मोल्ड करता हूँ, तुम्हें अपनी जिंदगी को दोबारा से यहाँ पर एक नई शेप देनी होगी। तुम्हारा जोखा जो होता है यहाँ पर उनके लिए बार बार पानी लेकर आ रहा होता है क्योंकि एक तलवार को बनाने में बार बार उसे गर्म और ठंडा करने में पानी की जरूरत पड़ती है। तुम्हारा बेका जो होता है वहां पर उसे ग्रैंडफादर की बातें समझ तो नहीं आई, लेकिन कम से कम उसे यहाँ पर इतना समझ आ चुका है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसके लिए उसे यहाँ पर अपने अंदर से नफरत को कम करना होगा। खास तौर पर इस तरह के वेपन्स और तलवारों के लिए अपनी नफरत को कम करना ही होगा। तुम्हारा बेका जो होता है जहाँ पर मास्टर ओ की बातें सुनने के बाद अपने पेरेंट्स को याद कर रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स भी जेन्युइनली उसे प्यार करते थे, तो वो अपने पेरेंट्स के बारे में याद करता है, फिर साथ ही यहाँ पर उसके बारे में याद करता है और कहता है कि राइमी वो बच्ची भी यहाँ पर मुझसे बहुत ज्यादा लगाव रखती है, मुझे लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। साथ ही वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर पूरा महीना हो जाएगा और वो लोग अपनी तलवार लेने के लिए वापस आएंगे और राइमी ने कहा था कि मुझसे मिलने के लिए आएगी और वो भी यहाँ पर आएगी। तो उसी के साथ ही हमारा बेका गुनगुनाते हुए अंदर की तरफ आता है। जैसे वहां पर अंदर आता है तो उसी के साथ ही देखता है कि ग्रैंडफादर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं और वो वहां पर से भागता हुआ ग्रैंडफादर के पास जाता है और उन्हें उठाकर अंदर ले जाता है। डॉक्टर को बुलाकर लाता है तो डॉक्टर उसको चेक करते हैं और चेक करने के बाद उसके ऊपर कपड़ा दे देते हैं क्योंकि वो बेहोश पड़ा होता है। तो हमारा बेका उनसे कहता है कि डॉक्टर जी आप क्या कर रहे हैं, मुझे बताएं कि इसकी क्या हालत है, मेरे ग्रैंडफादर ठीक हो जाएंगे। तो उसी के साथ ही डॉक्टर अपने पास से मेडिसिन निकालता है और उसे कहता है कि सुबह शाम ये मेडिसिन इसे पानी में घोल कर दे देना। तो वो कहता है कि क्या इससे जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर उसे कहता है नहीं बेका बच्चे, मैं यहाँ पर इसके दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन दे रहा हूँ, ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है। तो बेका कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो डॉक्टर चुपचाप वहां पर से बाहर निकल जाता है और उसे कहता है कि मास्टर ओ एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर इनके मरने के बाद तुम इन्हें एक अच्छी जगह के ऊपर दफनाओगे क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी अच्छे काम ही किए हैं। और इसी के साथ डॉक्टर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद ग्रैंडफादर को होश आ जाती है। ग्रैंडफादर जो होते हैं उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर जनरल की उस तलवार को कंप्लीट कर ही दूंगा, उस तलवार को कंप्लीट करने के बाद ही मरूंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय होगा, लेकिन अफसोस कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लगता है कि मैं पहले ही मर जाऊंगा। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन अब मुझे यहाँ पर सॉन्ग बेग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, उस बच्चे को 2 साल पहले मैं अपने साथ लेकर आया था और अब यहाँ पर मैं भी उसे छोड़कर चला जाऊंगा। तो उसी के साथ उन्हें यहाँ पर अपने दूसरे रूम के अंदर से जहाँ पर वो काम करते हैं वहां पर हथौड़े चलाने की आवाज आ रही होती है, कोई यहाँ पर तलवार के ऊपर जोर जोर से हथौड़े मार रहा होता है। तो मास्टर ओ जो होते हैं वहां से निकल कर आते हैं और कहता है कितनी रात के वक्त कौन जहाँ पर हथौड़े चला रहा है। तो जैसे ही वहां पर आते हैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि हमारा बेका जो होता है हथौड़े मार मार कर उस तलवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो वहां पर जोर जोर से हथौड़े उसके ऊपर चला रहा होता है ताकि उस तलवार को तोड़ सके। वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इस तलवार को तोड़ दूंगा तो इसी तलवार की गलती है, इस तलवार को बनाने के चक्कर में ग्रैंडफादर की ये हालत हो गया, वो इतने बीमार हो गए हैं, पहले मॉम और डैड मुझे छोड़कर चले गए और फिर मेरा ब्रदर मुझे छोड़कर चला गया और उसके बाद अब यहाँ पर ग्रैंडफादर भी क्या मुझे छोड़कर चले जाएंगे, सभी लोग मेरी जिंदगी में यहाँ पर मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं, इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने
होने दूंगा। मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाऊंगा ताकि कोई यहाँ पर मुझे छोड़कर ना जाए, उसके बाद कोई मुझे छोड़कर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ग्रैंडफादर वाकई में से छोड़कर चले जाएंगे। और तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर आते हैं और आकर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि हमारा बेखा उस तलवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसके ऊपर हथौड़े मारी जा रहा था ताकि उस तलवार को तोड़ा जा सके। तो इसी के साथ हमारे ग्रैंडफादर जो होते हैं जहां पर अपने 2 साल पहले की बात बताते हैं, जब वो बेखा को इस हालत में देखते हैं तो बताते हैं कि 2 साल पहले ही डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था। जब वो एक बड़े शहर में गया था डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है, हो सकता है कि तुम 1-2 दिन में मर जाओ लेकिन तुम इससे ज्यादा नहीं जी सकते, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है, तो यहाँ पर हर एक चीज को छोड़ दो। डॉक्टर ने इसे कहा था कि अपना लोहार का काम भी छोड़ दो। उसने तलवारें बनाना इसी वजह से पिछले 2 साल से बंद की हुई थी क्योंकि ये काम बहुत सा थका देने वाला था और उसकी वजह से उसकी मौत जल्दी हो जाती। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर वक्त बहुत ही कम बचा है, मैं मरने वाला हूँ। तो डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन करवाने के बाद ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं और कहते हैं कि हालांकि मैंने अपनी जिंदगी गुजार दिया, मेरे पास यहाँ पर मरने से डरने का क्या फायदा, क्योंकि मैं अपनी सारी जिंदगी तो गुजार चुका हूँ। तो जैसे ही वहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पीछे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि उसके पीछे पीछे चल रहा था। यानी ये 2 साल पहले की बात है कि एक बच्चा है यानी बेखा उनके पीछे पीछे वहां पर चल रहा था, उसे भूख लगी होती है। तो वो उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि जरा देखो तो सही, बच्चे को देखो, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो क्या मैं इस बच्चे को यहाँ पर कम से कम खाना तो खिला ही सकता हूँ। तो ग्रैंडफादर उस बच्चे यानी कि बेखा को अपने साथ ले आते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है। तो ग्रैंडफादर कहता है कि जब मैं उस बच्चे को अपने साथ घर लेकर आया तो मेरे अंदर कुछ बदल गया। यानी कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस बच्चे के साथ मुझे यहाँ पर अपने अंदर एक कमी थी वो पूरी होती दिखाई दी। मुझे यहाँ पर अच्छा फील होने लगा, मैं यहाँ पर खुश रहने लगा। यानी कि अब मेरे पास भी यहाँ पर एक पोता था, क्योंकि मेरे पास जिंदगी में कभी यहाँ पर कोई पोता था ही नहीं। और कैसे यहाँ पर बेखा के साथ काम करते करते उसके साथ दिन गुजारते गुजारते पूरे 2 साल गुजर गए, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे यहाँ पर अपनी बीमारी का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर जो कुछ दिनों का मेहमान था पूरे 2 साल जिंदा रह गया। लेकिन अब अगर यहाँ पर मरने वाला हूं तो मुझे लगता है कि मुझे किस्मत और ज्यादा वक्त तो नहीं दे सकती, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। सीन प्रेजेंट में आता है, ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह हथौड़े मारने से तुम इस तलवार को तोड़ डालोगे? ये तलवार इस तरह से बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली। तुम्हारा बेखा उसे कहता है कि ग्रैंडफादर आप क्यों उठ गए, आपको लेटे रहना चाहिए था, आपकी तबीयत नहीं ठीक। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर शोर मचा रहे हो मैं तो डर गया था कि कोई चोर तो नहीं घुस आया और जनरल की तलवार तो नहीं चोरी करके ले गया। तो उसे कहता है लेकिन ग्रैंडफादर प्लीज आप जाकर सो जाए, मैं यहाँ पर सब कुछ का ध्यान रख लूंगा। तो ग्रैंडफादर वहां पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर उस डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, वो तो बस एक हकीम है, तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो उसने 2 साल पहले भी कहा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तुम्हारा बेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ग्रैंडफादर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर इस तलवार को कैसे तोड़ सकते हो, तुम्हें इस तलवार को तोड़ने की बजाय तुम्हें इस तलवार को रिपेयर करना चाहिए। मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हें देखता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर तलवारें बनाना सिखाया था, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए इस तलवार को बनाओगे? मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी निगरानी में यहाँ पर इस तलवार को बना पाते हो या नहीं। तो ग्रैंडफादर वहीं पर उसके पास ही बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम इस तलवार को कंप्लीट करोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तलवार को कंप्लीट करो, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता है, तुम्हें यहाँ पर सारे बेसिक्स के बारे में पता है, रूल्स के बारे में पता है। तो बेखा कहता है क्या वाकई में सीरियस है कि मैं इस तलवार को बनाऊं? तो उसे कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर इस तलवार को बनाओ, कब तक तुम यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ पानी लाते रहोगे या फिर यहाँ पर चीजें उठाकर इधर उधर रखते रहोगे? अब वक्त आ चुका है कि तुम भी यहाँ पर ये काम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद यहाँ पर तलवारें बनाना सिखाओ। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं ये कैसे करूंगा? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि शुरुआत में सभी के हाथ कांपते हैं लेकिन तुम ये कर सकते हो। और मेरा बेका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है तो क्या फाइनली यहाँ पर मुझे भी पहचाना जाएगा मेरे काम की वजह से? तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है ग्रैंडफादर इस तलवार को मैं ही कंप्लीट करूंगा, मुझे सारे बेसिक्स के बारे में पता है, फोर्जिंग का पता है। पहले यहाँ पर मेटल को गर्म किया जाता है, जब वो गर्म हो जाता है, जब वो रेड हो जाता है उसके ऊपर हथौड़े मारकर उसको शेप दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर उसे ठंडा किया जाता है, मुझे सब कुछ पता है। तो वो यहाँ पर जनरल की तलवार को गर्म करता है, फिर साथ से बाहर निकालकर उसके ऊपर हथौड़े मारना स्टार्ट करता है। तो ग्रैंडफादर वहां पर बैठे बैठे सब कुछ देख रहे होते हैं, बेखा कैसे वहां पर काम कर रहा है, कैसे वो यहाँ पर इस तलवार के ऊपर हथौड़े चला रहा है। तो ग्रैंडफादर को इस बात का आइडिया हो जाता है कि ये इस तलवार को रिपेयर कर लेगा, उसके लिए इस तलवार को बनाना मुश्किल नहीं है। तो हमारा बेखा जो होता है वहां पर पूरी रात लगा देता है उस तलवार को बनाने में, जबकि ग्रैंडफादर वहां पर बैठे बैठे उसे दुआएं दे रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हारी वजह
से मैं जहाँ पर 2 साल एक्स्ट्रा जी पाया, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी की वो खुशियां जी ली जो कि मैं अपने पोतों को मिस करता था कि मेरे पास मेरे पोते होते तो मैं उनके साथ ये सारे पल बिताता। और वहीं पर बैठे बैठे ग्रैंडफादर जो होते हैं उनका सर लटक जाता है, यानी कि बैठे बैठे वो मर जाते हैं। और हमारे बेखा को पता ही नहीं चलता, बेखा पूरी रात वहां पर मेहनत करता रहता है, वो हथौड़े मारता रहता है उस तलवार को बनाने में। और तलवार जब वहां पर कंप्लीट हो जाती है तो बेखा को आवाज आती है, उसे समझ आती है कि अब यहाँ पर इसकी आवाज चेंज हो चुकी है। जब वो आखिरी हथौड़ा मारता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेटल और तलवार का ओरा जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुका है। इसका मतलब यह है कि तलवार जो है वो कंप्लीटली रेडी हो चुकी है, मैंने इस तलवार को फोर्ज कर दिया है। तो वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है ग्रैंडफादर क्या आपने जहाँ पर इसके कनक की आवाज सुनी, क्या आपने सुना ये तलवार पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। मैंने अपनी पहली तलवार को रिपेयर कर दिया, लेकिन जैसे वो ग्रैंडफादर की तरफ देखता है उसकी तलवार वहीं पर छूट जाती है और वहीं पर वो उदास हो जाता है, क्योंकि ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर नीचे अपना सर लटकाकर बैठे होते हैं। वो भागता हुआ उनके पास जाता है, कहता है ग्रैंडफादर क्या आप यहीं पर सो गए हैं। ग्रैंडफादर आपने यहाँ पर इस आवाज को नहीं सुना होगा, मैंने इस तलवार को रिपेयर कर लिया। ग्रैंडफादर उठे ना, जल्दी से उठ जाए, लेकिन ग्रैंडफादर जो होता है वहीं पर गिर जाते हैं। तो वो कहता है नहीं ग्रैंडफादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वहीं पर हमारा सॉन्ग बैग जो होता है जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो हमारा सॉन्ग बैग जो होता है पहली बार यहाँ पर इतनी जोर से अपने फादर के मरने पर चलाया था, और दूसरी बार अब यहाँ पर वो चिल्ला रहा है अपने ग्रैंडफादर के मरने पर। और वो जहाँ पर उसके अंदर जितनी रिजेंटमेंट और जितना गुस्सा आता है वो सारे का सारा चिल्लाते चिल्लाते निकाल देता है। और उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब वो आगे क्या करेगा, क्योंकि अब वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर बिल्कुल अकेला है। वो ग्रैंडफादर के साथ पिछले 2 साल से रह रहा है, लेकिन अब ग्रैंडफादर भी मर चुके हैं। तो इसी के साथ ही महीना पूरा हो जाता है और जनरल जो होते हैं राइमी के साथ उस जगह के ऊपर आते हैं। और राइमी जो होती है वहां पर बड़ी शिद्दत के साथ हमारे जोखा से मिलने का वेट कर रही होती है। वो कैरेट से बाहर मुंह निकाल कर देख रही होती है और कहती है कि बेखा कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जबकि उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम वाकई में उस लड़के को इतना ज्यादा मिस कर रही हो। तो वो कहती है हाँ डैड मैं उस लड़के को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। और जनरल सोच रहे होते हैं कि देखो तो जरा मुझे भी वो लड़का काफी ज्यादा पसंद है, वो लड़का काफी ज्यादा खास लगता है और काफी ज्यादा अच्छा भी है। इसी के साथ ही जैसे वो लोग अपनी कैरेज को घर के बाहर रोकते हैं तो हमारे राइमी भागती हुई अंदर आती है और कहती है कि सोंगा तुम कहाँ पर हो। एल्डर ब्रदर देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं राइमी तुमसे खेलने के लिए आई हूँ, तुम कहाँ पर हो। लेकिन जब वो अंदर आती है तो हमारे बेखा को देखते हैं कि बेखा वहां पर जनरल की तलवार लेकर बैठा होता है, उदास बैठा होता है और बैठा रो रहा होता है। तुझे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा बेखा जो होता है उन लोगों को मास्टर ओ की कब्र के ऊपर लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि मास्टर ओ मर चुका। और उसके ऊपर उसने जो कब्र के ऊपर नेम प्लेट लगाई होती है उसके ऊपर हमारे बेखा ने खुद अपने हाथ से लिखा होता है कि दुनिया का सबसे महान ब्लैक स्मिथ जो कि तलवारें बनाता था। तो ये देखने के बाद हमारी राइमी तो वहीं पर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि राइमी ने यहाँ पर अपनी माँ के मरने के बाद फिर से किसी को मरते हुए देखा है। तो गार्ड उसे अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है कि आपको मेरे साथ कैरेज में आ जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पर सोंगा आपके साथ खेल पाएगा, आप मेरे साथ आ जाए। वो उसे लेकर चला जाता है। जब वो वहां पर से चला जाता है तो हमारा बेखा जो होता है वहीं पर कब्र के सामने खड़ा होता है और मास्टर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। मैं यहाँ पर मास्टर ओ का एहसान का बदला चुकाना चाहता था, यानी कि उन्हें इसकी प्राइस देना चाहता था। मास्टर ओ ने पहले मेरे लिए तलवार बनाई, उसके बाद अब उसको रिपेयर भी किया है, और ऊपर से यहाँ पर मेरी तलवार बनाते बनाते वो इतने बीमार थे कि वो मर गए। तो जनरल जो होते हैं वहां पर अब हमारे सोंगा के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब इस लड़के का क्या बनेगा। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब जबकि इस लड़के ने खुद इस तलवार को कंप्लीटली रिपेयर किया है तो इसका मतलब यह है कि ये लड़का जो है ये काफी ज्यादा काम का है। और ऊपर से इस लड़के को देखें, यहाँ पर ये लड़का पढ़ना लिखना भी जानता है। इस कब्र की टैबलेट के ऊपर इस लड़के ने खुद अपने हाथ से लिखा है, इसका मतलब यह है कि ये लड़का जो है ये नॉलेजेबल है। तो जनरल जो होते हैं हमारे सोंगा से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ चलना चाहोगे, अगर तुम्हारे पास मास्टर ओ के अलावा जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ वापस चल सकते हो। तो हमारा सोंगा आगे से क्या जवाब देगा, क्या वो इनके साथ चला जाएगा या फिर वो आगे से मना कर देगा, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर दादाजी मर चुके हैं और जनरल जब वहां पर आते हैं और आकर उन्हें पता चलता है कि दादाजी मर चुके हैं, यानी कि मास्टर हो मर चुका है और अब बेका वहां पर पूरी तरह से अकेला हो चुका है। तो इसी के साथ ही जनरल उसके सामने ऑफर रखते हैं और कहते हैं कि बच्चे क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो वहां बेका सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी में जो भी लोग थे वो सारे के सारे एक एक करके चले गए, सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मैं दोबारा यहाँ पर किसी के हाथ से छोड़ा नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि फिर से जनरल मुझे अपने साथ लेकर जाए और उसके बाद जनरल मुझे अकेला छोड़ दे, मैं यहाँ पर अकेला बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि आपकी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो ये बात सुनने के बाद जनरल से कहते हैं कि अफसोस कि ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रहा था और मुझे लगा था कि इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरा काम भी बन जाएगा। तो जनरल से कहता है तो लड़के ठीक है, तुम अपना ध्यान रख लेना। तो जनरल जैसे ही वहां पर से जाने लगते हैं तो हमारी राइमी जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर हमारे बेखा का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि बेखा बेखा प्लीज मेरे साथ चलो। तो उसे कहता है राइमी अब तुम्हें क्या हो गया। तो उसे कहती है कि सोंगा तुम्हें मेरे साथ
चलना ही होगा, तुम हमारे साथ जा रहे हो। तो वो उसकी बात मान लेता है और उनके साथ ही चल पड़ता है। तो उसी के साथ ये लोग जो होते हैं वहाँ पर घर की तरफ वापस चल पड़ते हैं और हमारा सोंगा यानी बेखा जो होता है वो भी यहाँ पर एक गार्ड के पीछे बैठा होता है और वो वहाँ पर बड़े आराम से बैठा होता है और उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रही होती कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पर इनके साथ आने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए माना है क्योंकि हमारी जो रायमी थी वो रोना शुरू कर दी थी और रायमी को रोते वो देख नहीं सकता था। इसी वजह से वो यहाँ पर उस लड़की की वजह से यहाँ पर इनके साथ चल पड़ा है और साथ ही वो सोच रहा था कि अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों ने मुझसे इतना प्यार किया, एक मेरी माँ ने और एक इस लड़की ने, तो मैं यहाँ पर इस लड़की की बात क्यों नहीं मानूंगा, मैं इस लड़की के साथ जरूर आऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अगर रायमी मुझे नहीं कहती तो मैं कभी भी इनके साथ नहीं आता। तो फिर साथ ही वो लोग कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो गार्ड उसे कहता है कि लड़के कब तक तुम यहाँ पर ऊपर ही बैठे रहोगे, चलो जल्दी से नीचे उतर जाओ। और हमारा बेका जो होता है वहीं पर से नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद सामने की तरफ देखता है तो डोंग वेंग री यानी कि माई रायमी का घर जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो उसके घर के अंदर जैसे वो लोग इंटर होते हैं तो वहाँ पर नौकर खड़े होते हैं, सामने उसकी नैनी और साथ में बहुत सारी नौकरानियां खड़ी होती है, सभी लोग उसे वेलकम करने के लिए होते हैं। तो रायमी जो होती है भागती हुई नैनी के पास चली जाती है और नैनी भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो वापस आ गए और बाकी के सभी नौकर भी एक साथ मिलकर वहाँ पर मास्टर को वेलकम बैक कहते हैं। हमारा बेका सोच रहा था कि मुझे लगा था कि सिर्फ मेरा ही घर बड़ा था, यानी कि हमारी स्वांग फैमिली का घर बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन ये तो इसका घर तो हमारे घर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारे घर के मुकाबले में तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसी के साथ ही नैनी जो होती है वहाँ पर साइड के पर बेका की तरफ देखती है और जनरल से पूछती है कि ये बच्चा कौन है जिसे आप अपने साथ लेकर आए हैं। तो हमारी रायमी उन्हें बताती है कि इसका नाम सोंगा है। तो वो कहती है कि सोंगा, लेकिन हमने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। तो जनरल जो होते हैं उन्हें अपने बारे में बताता है कि ये बच्चा मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। जैसे ही जनरल यहाँ पर इतनी बात कहते हैं कि इस बच्चे को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, तो ये बात सुनने के बाद सभी नौकर जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, उन्हें एक जबरदस्त झटका लगता है और वो सभी लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे के कान में वहां पर बातें कर रहे होते हैं और उसी के साथ ही जनरल जो होते हैं वो अपने साथी से कहते हैं, अपने गार्ड से कहते हैं कि मोयोंग, मैं चाहता हूं कि इस बच्चे का पूरा ध्यान तुम रखो, आज के बाद से ये बच्चा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ट्रेन करना, इसको खिलाना पिलाना सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो वो कहता है जी वाकई में आप ऐसा चाहते हैं? तो जनरल उसे कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर जो ऑर्डर दिए हैं मोयोंग, क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत है? तो वो कहता है नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर साथ ही वो कहता है ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं वैसे ही होगा। और इसी के साथ मोयोंग जो होता है वहां पर बेखा को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चल पड़ता है, जबकि हमारा बेखा जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये सभी लोग यहाँ पर बात सुनने के बाद इतने हैरान क्यों हो गए हैं जब यहाँ पर जनरल ने कहा कि इस बच्चे को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। आखिर इन सभी लोगों को यहाँ पर इस बात से क्या मसला हुआ है? तुम्हारा बेखा जो होता है मोयोंग के साथ चुपचाप चलता हुआ जा रहा था, लेकिन नौकर जो होता है अभी भी यहाँ पर एक दूसरे के कान में बातें कर रहे होते हैं। तो हमारे बेखा को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये सभी लोग उस दिन इतने शॉक क्यों हुए थे, जबकि वो सभी लोग जो होते हैं एक दूसरे के कान में बातें कर रहे होते हैं। वो बातें ये होती हैं, क्या तुम लोगों को यहाँ पर पता है कि ये बच्चे को अपने साथ लेकर आया, तो इस बात का क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि जनरल की सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है और यहाँ पर उसका कोई बेटा नहीं है जो कि उसका सक्सेसर बन सके या फिर आगे आने वाला जनरल बन सके। तो अगर वो अपने साथ एक लड़के को लेकर आया तो उसका मतलब यह है कि आगे जाकर उनका सक्सेसर बन सकता है। तो यहीं पर करते करते काफी साल गुजर जाते हैं और हमारा जो सोंग बेक होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो बेक अब यहाँ पर काफी बड़ा और लंबा हो चुका है। तो उसी के साथ ही वो अपने कमांडर के साथ फाइट करने के लिए आता है जहां पर वो ट्रेनिंग करता है। तो कमांडर उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं यंग लेडी को एस्कॉर्ट करने के लिए गया था, तुम्हें पता तो है कि मुझे यहाँ पर उसके पर्सनल गार्ड की ड्यूटी भी दी गई है। तो जनरल मोयोंग जो होता है उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, अब तुम क्या रेडी हो, यहाँ पर देखते हैं कि तुमने यहाँ पर इतने सालों में क्या कुछ सीखा है। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे ब्रदर क्यों नहीं कहते, तुम यहाँ पर मुझे जनरल मोयोंग क्यों कहकर पुकारते हो। और इसी के साथ ही हमारा बेखा उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तुम यहाँ पर ब्रदर नहीं हो, तुम यहाँ पर एक जनरल और मैं तुम्हें यहाँ पर जनरल ही कहकर पुकारूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर तुम मार्शल आर्ट्स एग्जामिनेशन के लिए जो मार्शल आर्ट्स तैयार कर रहे हो क्या वो रेडी हैं? यानी कि एक बहुत ही जल्दी एक कंपटीशन होने वाला है मार्शल आर्ट्स का, उसके लिए यहाँ पर वो उसे ट्रेनिंग करवा रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर मास्टर कैंग साल्कू की टेक्निक को मास्टर कर लिया है, मैं यहाँ पर डेली उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो कहता है तो फिर दिखाओ मुझे तुमने यहाँ पर क्या प्रैक्टिस किया और तुम कितने इंप्रूव हुए हो। तो मोयोंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसके करीब जाकर अपने डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा बेखा जो होता है वो भी अपने डंडे के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फिर साथ ही मोयोंग जो होता है वहीं पर से अपने डंडे को घुमाकर उसके ऊपर फिर से स्ट्राइक लगाता है। हमारा बेखा जो होता है फिर से उसकी टेक्निक को ब्लॉक करता है, साथ ही कहता है जनरल मोयोंग भी यहाँ पर कैंग साल्कू के स्टाइल को यूज कर रहा है, वही टेक्निक जो कि मैंने यहाँ पर मास्टर किया। और इसी के साथ ही वो बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इसी दौरान जहाँ पर मोयोंग जो होता है वो कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ पर इसको कैसे ब्लॉक कर पाते हो। जबकि दूसरी तरफ हमारा बेखा मुस्कुरा रहा था और कहता है कि यहाँ पर जनरल मोयोंग जब गुस्सा होते हैं तो वो यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हैं, तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ वो दोनों थोड़ी देर के लिए और फाइट करते हैं। जब वहाँ पर और फाइट करते हैं तो हमारा बेखा जो होता है काफी अच्छे से कैंग साल्कू की टेक्निक को परफॉर्म करके उसको ब्लॉक कर रहा होता है, जिस पर मोयोंग जो होता है वो भी काफी ज्यादा थक चुका होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर
तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। और वो कहता है कि अब जरा इसे डॉज करके दिखाओ, और साथ ही वो अपने डंडे को घुमाते बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ आता है और सामने आने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो सामने की तरफ स्टैप करता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो वो उसे कहता है कि अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक के सामने कैसे टिक पाते हो। तो हमारा बेका उसे कहता है लेकिन जे कैंग साल्कू की टेक्निक नहीं है, तुम यहाँ पर कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हो। तो जनरल मो योंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि बैटलफील्ड में दुश्मन तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही टेक्निक को यूज करके तुम्हारे पर अटैक करेगा? तुम्हें लगता है कि वो ट्रेडिंग मैनुअल्स को फॉलो करते हुए अटैक करने वाला नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कैंग साल्कू की टेक्निक तुम्हें सिर्फ इसलिए सिखाई गई है ताकि तुम मार्शल आर्ट्स के इस एग्जामिनेशन को पास कर सको, वरना तुम्हें यहाँ पर और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करना पड़ेगा, तभी तुम जाकर एक रियल बैटलफील्ड में जाकर फाइट कर पाओगे। क्योंकि जब भी यहाँ पर फाइट्स होती हैं तो कोई भी दुश्मन यहाँ पर तुम्हारी एग्जैक्टली ट्रेनिंग मैनुअल के मुताबिक फाइट नहीं करने वाला। लोग यहाँ पर डर्टी फाइट करते हैं। तो वो कहता है कि सॉन्ग बैक, अब यहाँ पर इस बात को याद रखना कि तुम्हें इस जगह के ऊपर क्यों लाया गया, तुम इस फैमिली में क्यों हो, और तुम इस बात को कभी भूलना मत, तुम्हें यहाँ पर आगे जाकर क्या करना है। और इसी के साथ ही हमारा जनरल मो योंग जो होता है अपना स्पीयर लेकर, यानी अपना डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और इस बार वो गुस्से के साथ अटैक कर रहा होता है। जबकि हमारा सॉन्ग बैक कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा वेपन तो यहाँ पर टूट जाएगा। और साथ ही जब वो सामने की तरफ अपने स्पीयर शूट करता है तो हमारा वेपन जो होता है वो टूट जाता है, यानी कि बेका का जो डंडा होता है वो टूट जाता है। तुम्हारा बेका पीछे हटता है और कहता है कि ये तो बैटलफील्ड स्पीयर टेक्निक है जिसमें अपनी एनर्जी को भी रिलीज किया जाता है और एक डंडे को एक स्पीयर की तरह यूज किया जाता है। तो जनरल जो होता है क्योंकि पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका होता है, वो यहाँ पर इस बात का ध्यान नहीं रख पाता कि ये कोई रियल बैटल नहीं चल रही बल्कि एक स्पार मैच हो रहा था। वो उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि सॉन्ग बैक अब यहाँ पर इसको ब्लॉक करके दिखा, और बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जबकि मां सॉन्ग बैक जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया तो फिर तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। वो सामने खड़ा हो जाता है लेकिन अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला है। दूसरी तरफ से हमारा मो योंग जो होता है उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ पर गलती कर दी है। वो यहाँ पर स्पीयर टेक्निक के साथ आगे बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पर बेका उसको ब्लॉक नहीं कर पाया तो बेका मर जाएगा। और वो चलाकर उसे कहता है कि बेका जल्दी से साइड के ऊपर हटो, मैं इस टेक्निक को बीच में नहीं रोक पाऊंगा। और वहां पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। तो क्या हमारे बेका ने इस टेक्निक को ब्लॉक कर लिया या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।